आज माशाल्लाह से हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, मतलब क्वार्टर 2 की मंजिल तक पहुंच गए, विच इज़ डैट कि आज हमारी ये माशाल्लाह से कौन सी क्लास है, 19वीं है, 20वीं क्लास ही है, 20वीं क्लास है। इट मीन हमने जो है वो कितने मंथ्स में अचीव किया है क्वार्टर 2, रफली क्वार्टर 2 5 मंथ्स में अचीव हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 5 महीने लग गए और इस 5 महीनों में अल्टीमेटली रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को इन डेप्थ कवर अप किया और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें और भी की। सो आज की क्लास इंशाल्लाह यादगार क्लास होगी, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम एक अनोखा काम करने वाले हैं और ये हम नहीं, ये आप होंगे जो इसको मुकम्मल करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। क्या होता है, वी जस्ट हैव 2 और 3 हॉर्स, नो मोर देन डैट। उसके बाद फिर ये 2 चेहरे नज़र आए ना आए, मे भी आपकी मुलाकात होती रहे यहाँ पर एक दूसरे से, बट हम दोनों, मैं और सर, मे भी आपको मुश्किल नज़र आए। मे भी हम हो ही ना क्वार्टर 2 के अंदर, क्वार्टर 3 के अंदर मसरूफियात, अपने मामलात। सो पॉसिबिलिटी 50-50 है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है। बट जो भी है, सबसे पहले तो एक चीज़ वो ये कि आपसे एक छोटा सा फीडबैक लेना है। वो फीडबैक ये होगा कि भाई आपने हैंड रेस कर कर बताना है अगर आपको ये क्वार्टर सही लगा, लाइक हमने जो जिन भी चीज़ों को कवर अप किया, अगर आपको वो समझ में आई और आपने उसको मुकम्मल तौर पर समझकर एक दो प्रोजेक्ट भी बनाए, तो अपने हैंड्स को रेस कीजिएगा। अगर नहीं तो फिर सिंपल एज डैट हमें मालूम पड़ जाएगा। हमारे लिए ये फीडबैक होगा ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें ओवर टाइम। सो द थिंग इज़ कि कैसा रहा हमारा ये क्वार्टर 2। जी, यू कैन रेज योर हैंड्स इफ़ यू लाइक इट। ठीक है, सही है, माशाल्लाह से 90% पॉजिटिव फीडबैक। सर, इज़ दिस अचीवमेंट? चलें, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्वार्टर 2 अब एंड होने को है तकरीबन, आज लास्ट क्लास है आप लोगों की। तो पहले तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, जितना आप लोगों ने सीख लिया अब तक, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा अब तक, कैसा लग रहा है आपको? जब कोर्स स्टार्ट होने से पहले जिस स्टेज पे आप लोग खड़े थे, क्या आज भी उसी स्टेज पे आप लोग? नहीं सर, कुछ एक इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं अपने अंदर, कि कोई एक स्किल आ गई है आपके अंदर? यस सर, आ गई। तो अब इस क्वार्टर के बाद या इस कोर्स के बाद इस जो स्किल है इसको यहीं तक रखना है आपने? नहीं सर, बढ़ाना। इसको आपने रुकने नहीं देना और आगे इम्प्लीमेंट करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना। अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस है सबके लिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा आगे, आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है और नई नई चीज़ें सीखनी है, नई स्किल्स सीखनी है, नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है और जो ट्रेंडिंग होगा ट्रेंड के साथ साथ चलना है और अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अच्छा, मैंने आज से 2 क्लासेस पहले एक अनाउंसमेंट की थी, वो ये कि आई विल चूज़ द राइजिंग स्टार्स बेस्ड ऑन द असाइनमेंट्स। सो एक मैंने फॉर्म शेयर किया था डिस्कॉर्ड पर, उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन की प्रोफाइल लिंक पुट करनी थी, सो डैट आई कैन चेक कि जो मैंने पिछले दिनों 18 असाइनमेंट्स दी थी वो आपने मुकम्मल की हैं या नहीं। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उस फॉर्म को फिल आउट किया था और फिर उनमें से मैंने चंद एक को राइजिंग स्टार्स बनाया बेस्ड ऑन द थिंग दैट दे हैव डन इन द असाइनमेंट्स जो मैंने दी थी, रफली हर एक क्लास में दी हैं। और आप लोग परेशान भी हो गए होंगे कि सर बस रुक जाएं, अब आप 18 क्लासेस की असाइनमेंट्स
यानी 18 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स। सो खैर ये सिर्फ इसीलिए था कि आप लोग कुछ सीख लें। अगर नहीं सीखते या नहीं काम करते तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू मे बी आज आप एक Next.js का हेलो वर्ल्ड भी राइट नहीं कर पाते। बट आई डू बिलीव कि ऐसा नहीं है, इस क्लास में कैपेबिलिटी है कि ये कॉम्पीट कर सके नॉट जस्ट द पाकिस्तानी मार्केट बट द इंटरनेशनल मार्केट। इट विल टेक टाइम बट इंशाल्लाह थिंग्स विल बी इन द गुड स्टेट एंड आई डू बिलीव के आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स निकलेंगे उभर कर कि जो वाकई प्रोफेशनल मार्केट के अंदर अपना नाम बनाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि जब आपका नाम होगा, रिस्पेक्ट होगी, यू विल गेट द मनी, यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट, बट फॉर इट इट विल टेक हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। खैर ये चीज़ें होती रहेंगी। तो कहने का मकसद ये था कि कुछ राइजिंग स्टार्स बनाए थे, उनका व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैंने ऐड किया था एंड नाउ दे हैव टू स्टैम्प देयर कार्ड सो डैट कि एक क्रेडिबिलिटी हो जाए कि भाई हाँ ये राइजिंग स्टार्स रह चुके हैं गवर्नर हाउस के Q2 के। सो जिन्होंने अब तक अपने कार्ड स्टैम्प नहीं करवाए, लाइक जो रह गए हैं जिनको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने अभी ऐड किया था, वो अब्दुल्ला भाई से कार्ड स्टैम्प करवा लें। अभी नहीं, जब हम ब्रेक लेंगे 5 से 10 मिनट की, सो उस दौरान अब्दुल्ला भाई से आपने कार्ड ये स्टैम्प करवा लेना है। लिस्ट अब्दुल्ला भाई के पास है सीनियर स्टूडेंट्स राइजिंग स्टार्स की, मैं शेयर कर दूंगा। सो ही विल सी एंड देन स्टैम्प योर कार्ड। सो बाय द वे है तो ये लास्ट क्लास, सोच रहे होंगे कि इसका क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट कोई स्पेसिफिक तो नहीं, बट जो भी है यू जस्ट हैव द नेम के आई वॉज वन ऑफ द राइजिंग स्टार ऑफ द मंडे 2 to 5। सो आज की क्लास को यूनिक रखने के लिए हम एक काम करने जा रहे हैं। वो काम बहुत बेहतरीन है और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। सो देखिए हमने लास्ट क्लास के अंदर किस टॉपिक को कवर अप किया था? स्ट्राइप को। स्ट्राइप में एक प्रॉब्लम भी आ रही थी, अगर आपको याद होगा, बिल्कुल लास्ट के अंदर। सो उसका सॉल्यूशन ये था कि आपने जो टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी है इन द एपीआई उसको फॉल्स करना है। वो ट्रू हुई थी, उसको फॉल्स कर दें। एक तो ये तरीक़ेकार है इसको रिजॉल्व करने का। दूसरा ये कि स्ट्राइप के डैशबोर्ड में जहाँ पर हमने प्राइस पुट की थी उसके बराबर में एक टेक्स्ट का इनपुट सेक्शन है। सो आपने वहाँ पर परसेंट के अंदर या नंबर के अंदर टेक्स्ट पुट करना है एंड देन जैसे ही आप उसको सेव करेंगे, अपडेट करेंगे स्ट्राइप के डैशबोर्ड को, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर कोई स्टूडेंट है मिनाल, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था कि सर दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वी आर गेटिंग। और लास्ट टाइम जिनका चल रहा था वो इस वजह से चल रहा था कि उन्होंने स्ट्राइप के डैशबोर्ड में टेक्स्ट फील्ड पुट की थी। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि उनका प्रोजेक्ट चल रहा था और 99% के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे थे। सो खैर आज की ये था लास्ट क्लास का एक छोटा सा ओवरव्यू। आज की क्लास को बेहतर बनाने के लिए एक चीज़ मैंने और सर ने सोची थी, वो ये कि स्पेसिफिकली यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, मैं मानता हूँ, सर भी मानते हैं कि भाई आपको टाइप स्क्रिप्ट भी आती है, आपको रिएक्ट भी आती है, आपको Next.js भी आती है, बट द थिंग इज़ कि आपको उसकी डेप्थ नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि भाई टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अरेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वेरिएबल्स का जर्नल इस्तेमाल क्या होता है, रिएक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सो आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव ये है कि हम रिवीजन करेंगे, बट स्पेसिफिकली हम हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे जितने भी हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, मतलब इट मीन 2 जावा स्क्रिप्ट के और फिर रिएक्ट के एंड Next.js के। बट इस क्लास को मज़ीद यूनिक बनाने के लिए हम आपकी हेल्प लेंगे, स्पेसिफिकली आप में से जो भी लीड स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद फिर सीनियर स्टूडेंट्स हैं, एंड देन वी हैव द राइजिंग स्टार्स, दे विल कम ऑन द स्टेज। हम एक टॉपिक बताएंगे, आपने उस टॉपिक को इन डेप्थ यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। टॉपिक बहुत सिंपल होगा, अगर आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आपने काम किया है, तो आपकी
टाइप स्क्रिप्ट अच्छी होगी, जावा स्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको इल्म होगा। रिएक्ट तो जाहिर सी बात है हम पिछले कुछ अरसे से कर ही रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि एज एवरीबडी नो कि हमारे पास जावा स्क्रिप्ट जो है वो किसने बनाई थी? जावा स्क्रिप्ट। थोड़ी रिवीजन हो जाए ना आपके दिमाग में, चीज़ें चलना शुरू हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आपके फंडामेंटल्स ना बेहतर होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्यों बेहतर होने चाहिए? आम तौर पर जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं ना, तो इंटरव्यू के दौरान क्या होता है कि आपसे ना फंडामेंटल लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं। टेक्निकल तो बाद में, यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो आप इंटरव्यूअर को बाद में कर कर दिखाएंगे। वो आपको नेक्स्ट स्टेज पर तब ही लेकर जाएगा जब वो ये समझेगा कि भाई हाँ, इस बंदे के पास कॉन्टेक्स्ट है, इस बंदे के पास हिस्ट्री है टेक की या फिर प्रोग्रामिंग की। सो स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी बताएं? ब्रेंडन आइक ने। ब्रेंडन आइक ने जावास्क्रिप्ट को कब बनाया था? 1995 में। आर यू श्योर? और उस दौरान ये किस कंपनी के साथ काम कर रहे थे? बताएं ना, सब बताएं, जोर से बताएं। फेसबुक। नेटस्केप के साथ फेसबुक या सन माइक्रोसिस के साथ? फेसबुक था उसको। जी, नेटस्केप के साथ। अच्छा, और बताएं कि स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था? ये ECMAScript तो बेसिकली इसकी वो है, ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर यूज़ करने के लिए ECMAScript का टर्म यूज़ किया जाता है। किसने बताया ये? मौका मौचा या मौका कहेंगे हम इसको, प्रोनाउंसिएशन इसकी ऐसे ही होगी, मौका या मौचा। सो इसका ये नाम था। इसको जावास्क्रिप्ट को बनाया क्यों था? फंक्शनैलिटी के लिए। जी, जावास्क्रिप्ट को क्यों बनाया था? कौन सी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी जिसको रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था? अच्छा, आप एक काम करेंगे, ये कि हम स्पेसिफिकली जिसको आंसर पता है ना क्वेश्चंस का, सबसे पहले तो वो हैंड रेस करेगा और उसके बाद फिर वो वहीं पर ही खड़े होकर उसको डेप्थ में बता देंगे। सो ज़रा ज़ोर से बताइएगा जो भी बताए। तो ये जावास्क्रिप्ट किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई थी? जी बताएं। क्लैप फॉर हर। माशाल्लाह से बहुत डेप्थ में जाकर इन्होंने बताया है कि बेसिकली क्यों बनाई गई थी जावास्क्रिप्ट। एक कन्वेंशन को फॉलो अप करने के लिए, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट के लिए। आपका नाम? तूबा नफीस। राइजिंग स्टार है? हाँ, लग रहा था मुझे। अच्छा जी, चलें, माशाल्लाह। सो ये बताएं कि स्पेसिफिकली HTML का क्या काम होता है? एक मिनट, ऐसे नहीं बताइएगा, रेज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करें, उसके बाद फिर हम आपसे पूछते हैं कि भाई क्या सीन है। जी आप बताएं। जी नहीं, आप नहीं, पीछे आप। जी एंड में आदमी कर लिए। जी, किसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए? एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए, एक वेबसाइट को बनाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि एक वेबसाइट का ढांचा खड़ा करने के लिए HTML को बनाया गया था। आपका नाम? दानियाल। साउंड्स अमेजिंग, इनके लिए भी क्लैपिंग कर लें भाई। अच्छा, CSS को क्यों बनाया गया था? डिजाइन करने के लिए। भाई ऐसे नहीं बताया ना यार, हाथ खड़ा करके। जिसको पता है वो हाथ खड़ा कर ले। वैसे आपके हाथ यहाँ तक ही जाते हैं, पूरा खड़े कीजिएगा ताकि नजर आए कि भाई हाँ, ये हमारी जाती हुई क्लास के काबिल तारीफ स्टूडेंट्स हैं। सो CSS किसने बनाई थी? और सॉरी, बनाई नहीं थी। स्पेसिफिकली CSS का काम क्या है? जिसने बता दिया है वो ना बताए, आप बताएं। वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए क्यों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? CSS का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए? स्पेसिफिकली मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट के हम आम तौर पर क्या करते थे? मतलब पहले बिफोर CSS क्या होता था, किसी को पता है? लाइक आई हैव अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बिफोर CSS स्टाइलिंग कैसे होती होगी? विकिपीडिया में जैसी होती है। किसकी होती है? विकिपीडिया में जिस तरह से चलता है उसी तरह से चलता है।
विकिपीडिया के ऊपर जिस तरीके से, बिल्कुल साफ। अच्छा वो तो फिर एक प्लेन HTML हो गई ना, इनलाइन स्टाइलिंग। CSS से पहले कहीं कहीं तक आप करीब हैं बट दुरुस्त हैं, इनलाइन। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा हम JS के जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अभी देख रहे हैं। सो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी मेन टॉपिक्स हैं वो अभी मैं आपसे पूछता हूँ। देखें भाई हमारे स्टूडेंट्स को जावा स्क्रिप्ट के बारे में कितना इल्म है। जावा स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट वो एक ही बात है, बट बुनियाद तो जावा स्क्रिप्ट है ना। अगर आपकी बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी तो फिर मंजिल कैसे खड़ी होगी। तो वही बात हो गई कि अच्छा, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? जावा स्क्रिप्ट के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पता है किसी को? जी, वेरिएबल्स। किसने कहा यहाँ पर? वेरिएबल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन जावा स्क्रिप्ट। कोई बंदा यहाँ पर आकर वेरिएबल को बताना चाहेगा, डिफाइन करना चाहेगा कि भाई बेसिकली ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, इनका काम जाम क्या होता है और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कोई आकर यहाँ पर बताएगा? बल्कि रुकें, यहाँ ना आए, वहीं पे बता दें। हैंड रेज कर लें, देखें किस किस को वेरिएबल्स के बारे में इल्म है। एक पूरा हाथ खड़ा कर लेना। अगर आपको वेरिएबल्स ही नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। मतलब एक मिनट दो, अगर आपको यही नहीं पता कि जर्नल वेरिएबल्स क्या होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि आप पिछले कुछ अरसे से वेब डेवलपमेंट की दुनिया में कुछ कर रहे हैं। जी आप बताएं, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी डेफिनेशन सही है? ये सही है या गलत है? वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? मैं पूछ रहा हूँ वेरिएबल की डेफिनेशन। वेरिएबल की मीनिंग तो आपने सही बताई है, बट बेसिकली मुझे ये बताएं कि ये वेरिएबल बिहाइंड द सीन कर क्या रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ना, अभी मैं पकड़ता हूँ आपको, ये राइजिंग स्टार, लीड स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं? ज़रा अपने हैंड तो रेस करें, नज़र तो आए ये लोग। जल्दी जल्दी भाई खड़े हों, नहीं तो ग्रुप से आउट कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे बाद में नज़र आ गए तो। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि वेरिएबल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और वेरिएबल बेसिकली करता क्या है। नहीं, वैल्यू को स्टोर तो करता है। आम तौर पर वेरिएबल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर एक वेरिएबल का इस्तेमाल क्या होता है, पता है किसी को? अच्छा एक मिनट रुके, ऐसे नहीं बताएं, हैंड रेस करें। अब हाथ खड़ा करते हुए आप अक्सर लोगों को बस एम आ जाती है। जी आप खड़े बताएं। वो एक स्टोरेज बना देता है जिसमें किसी भी किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं। नहीं, ये भी इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है वेरिएबल की। जी आप बताएं खड़े होकर, ताकि सब सुन लेना। जी जी आप ही। नहीं, ये भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। जी आप बताएं। डेफिनेशन कुछ नहीं, सब काम बता रहे हैं। वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। नहीं, ये भी इसकी डेफिनेशन नहीं है। यार क्या हो गया है, आपको वेरिएबल के बारे में ही इल्म नहीं है। आप लोग क्वार्टर 2 को आज एंड कर रहे हैं। लिटरली अगर मैं यहाँ पर अबू बकर को भी बुलाऊं तो फिर अबू बकर भी माशाल्लाह से आपको वेरिएबल की करेक्ट डेफिनेशन बताएंगे। वेरिएबल क्या बता दें भाई, और बताएं। इस तरफ से कोई हैंड रेस करें। जी जी बताएं, ज़रा ज़ोर से बताइएगा। अरे भाई चुप क्यों कर जाएं, उनको सुन बोल तो लेने दें। जी उन्हीं को बताने दें जो करीब करीब से हेल्प कर रहे हैं, वो बराए करम खामोश हो जाएं। जी अब बताएं वेरिएबल क्या करता है। एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर कर देता है। अब एक फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास डेटा है, 1 से लेकर 100 तक नंबर हैं, ठीक है। मैं उसको स्टोर करवाना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर। नाउ द थिंग इज
कि मेरे पास एक फंक्शन है या मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैं उस वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, कैसे करूँगा? मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये वेरिएबल इस जगह पर पड़ा हुआ है? जी मुस्तफा, खड़े होकर जरा जोर से बताएं, सुने भाई इनको। एक वेरिएबल हमारे कंप्यूटर की लोकल रैम के अंदर स्टोर होता है, ये 50% दुरुस्त है बात, 100% ये भी मुकम्मल नहीं है। और कोई? जी करेक्ट, एक वर्ड है, बस एक वर्ड है, वो पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएबल की, जो आप नहीं बता पा रहे। जी आप बताएं। रियूजेबल नहीं, नहीं डेटा में नहीं। जी भाई यार वेरिएबल ही नहीं पता आपको, क्या हो गया भाई? कमा लिए $1000, कमा लिए $10,000, कमा लिए $1,00,000। जी स्टोरेज लोकेशन, ये 70% के लगभग आप करीब हैं, लोकेशन का वर्ड आपने यूज़ किया ना। सो जी मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब मैं वेरिएबल एक मेमोरी एलोकेट करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये बात भी दुरुस्त है, बट दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। जी जी एक मिनट रुक जाए, उनको सुन लेने दे, जो बता रहे हैं उनको सुन ले आप खामोशी से। जी वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जो तब्दील हो सकती है। नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। जी और कोई बताए? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, काबिल तारीफ, जो राइजिंग स्टार भी हैं, सीनियर स्टूडेंट भी हैं, और यकीनन इनमें से भी कोई ना कोई बेहतर होंगे। जी आप बताएं। जी जी आप भी। कहे तो आप दुरुस्त रहें, पर क्या स्पेसिफिकली वो मीनिंग नहीं आ रही। यहाँ पर एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड है जिसको आप सही तरीके से नहीं बता पा रहे। देखें मैंने आज आपको पकड़ लिया आखिरी क्लास में, यहाँ वेरिएबल की ही मीनिंग नहीं बता आपको सही तरीके से, तो आप इंटरव्यूअर को क्या जवाब देंगे? भाई मेरे जैसा बंदा कोई आ गया तो आई विल जस्ट आस्क सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल? And the GIIC students will say it is something which stores some kind of value. So अच्छा बता रहा हूँ। जी आप बताएं, जो किसको स्टोर करता है? पैरामीटर्स को स्टोर करता है। नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। जी आप बताएं। डेटा स्टोर करता है, कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा। नो जी खड़े होकर बता दें जरा, आगे पीछे सबको सुनाई दे। जी रीडिक्लेयर और रीअसाइन करता है वैल्यू। नो, दिस इज नॉट द डेफिनेशन एज वेल। जी क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। लेट मी राइट हियर द राइट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल। बोल दो। रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए जीपीटी भी बोल के रख दिया गूगल वाला। इन द देख लो in the memory. This is the right technical definition of the variable. अब एक इसको मैं डिफाइन करता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ये जो अभी स्टोरिंग द डेटा का मतलब था ना, ये आपको मतलब क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, आमतौर पर क्या होता है, आपके पास एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, लाइक एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। उस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन के अंदर आपने स्पेसिफिकली एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है जो एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है। आज जो है हमारे GIIC की आखिरी क्लास है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, ठीक है, लाइक एक वर्क है और उस वर्क को हमने फुलफिल करना है। नाउ द थिंग इज कि वो वेरिएबल आपके कंप्यूटर में किस जगह पर स्टोर है। स्पेसिफिकली सबसे पहले तो वो आपकी एक मेमोरी को एलोकेट करेगा, यहाँ से किसी ने बताया था, ठीक है।
उस मेमोरी एलोकेशन के बाद क्या होगा कि वो मेमोरी, जाहिर सी बात है कंप्यूटर में कोई ना कोई तो जगह भी घेरेगी, तो वो जगह इन्होंने बताई थी कि भाई हाँ रोम के अंदर स्पेसिफिकली या रैम के अंदर स्पेसिफिकली आपकी वो वैल्यू स्टोर होगी। नाउ द थिंग इज कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट के अंदर उस प्रोजेक्ट की बेसिकली स्पेसिफिकली उस वेरिएबल के नाम को कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई हुई है। दिस इज द क्वेश्चन। सो इसकी राइट डेफिनेशन ये है कि ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है मेमोरी के अंदर। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि एक वेरिएबल का नाम होगा विच विल स्टोर सम काइंड ऑफ वैल्यू इन द मेमोरी, नॉट इन द प्रोग्राम। कभी भी आप देख लेना, नोट कीजिएगा कभी, आमतौर पर क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट है हमारी, ये क्या है, गार्बेज कलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। गार्बेज कलेक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने कोई स्पेसिफिक काम किया और जो भी आपका काम था मुकम्मल होने के बाद वो वैल्यू को इरेज कर देता है अपने बेसिकली रैम के अंदर से या रोम के अंदर से, मतलब जगह को खाली कर देता है अपने काम के बाद। तो द थिंग इज कि मेरे पास 100 फंक्शंस हैं, उन 100 फंक्शंस के अंदर मैं एक वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। रीयूजेबल है यकीनन, आपको भी इस चीज़ का इल्म है। क्या होगा, मेरे 100 फंक्शंस को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एक वेरिएबल मेरे कंप्यूटर की इस मेमोरी के इस छोटे से पार्ट के अंदर पड़ा हुआ है। सो बेसिकली इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट, यानी ये एक रेफरेंस पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको थोड़ा टेक्निकल व्यू के अंदर समझने की कोशिश करें तो विच विल बेसिकली गिव अस द वैल्यू, कि ये वैल्यू बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर या फिर हमारे रैम के अंदर किस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर स्टोर हुई हुई है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट इन द मेमोरी। अच्छा जी, वेरिएबल के ऊपर तो आप फंस गए। अब इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो मामला संगीन ही ना हो जाए, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में इल्म है, लाइक जावास्क्रिप्ट के, बट फिर भी अभी हम आगे चलते हैं। वेरिएबल के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वेरिएबल के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फंक्शंस कह सकते हैं, बट फंक्शन से भी पहले कुछ और है। वेरिएबल कितने किस्म के होते हैं? 7 भाई 3 किस्म के होते हैं वेरिएबल। 4 7 बताएं स्टैटिक जी। नहीं ये नहीं है जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जी बताएं, आप बताएं, अब आपके बराबर वाले जी। कांस्टेंट, लेट है, वेरिएबल है और बोलिए। नहीं स्पेसिफिकली आप सही नहीं बता रहे जी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी कैन डिफाइन इन जावास्क्रिप्ट जी। बिल्कुल लास्ट में किसी ने हाथ खड़ा किया माशाल्लाह से जी। 3 नाम भी बता दें। नहीं ये तो आप बेसिकली स्कोपिंग के अंदर आ गए, इसको हम आगे कवर अप करेंगे जी। और कोई इस तरफ से लास्ट में कोई बताना चाहेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी कैन डिक्लेयर इन जावास्क्रिप्ट जी? अच्छा इनको गौर से सुनिएगा, ये अभी माशाल्लाह से बताएंगे जी। नहीं भाई, ये स्कोपिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। डेटा टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? देख लें भाई, चैट जीपीटी से देख लें, आपको कोई मसला नहीं है। आप अगर एक्सेप्ट चैट जीपीटी पर भी जाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप चैट जीपीटी पर जाएं और वहाँ से व्हाट्सएप पर पहुँच जाएं, वहाँ से इंस्टाग्राम पर पहुँच जाएं और हमारी क्लास आखिरी यहीं की यहीं रह जाए। सो खैर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमारे पास फंक्शंस होते हैं। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई बंदा डिफाइन करेगा? 1 मिनट रुकें, डिफाइन करने से पहले जस्ट हैंड रेस करें किस किस को पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं। हैंड रेस कर ले, नहीं पूछना, मैं आपसे डरे नहीं, मैं उसी से पूछूंगा जिसका मुझे इल्म होगा, एतबार होगा कि भाई हाँ ये बंदा बता सकता है। एक और मर्तबा ज़रा सा हाथ खड़ा कर कर, इतना नहीं पूरा, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, साउंड्स अमेजिंग जी। बताएं, आप बताएं, व्हाट आर द फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट?
बड़ी चीज़ कॉल करो। आपका नाम क्या है भाई? अब्दुल्ला शेख के लिए एक मरतबा ना जोरदार तालियां हो जाएं, इसलिए कि ये बंदा जो है वो क्वेश्चन भी पूछता है, ये बंदा जो है वो जवाब भी देता है अक्सर औकात, और साथ ही साथ लॉजिकल बात अक्सर औकात कर रहे होते हैं अब्दुल्ला। सो इनकी तरह मोटिवेटेड हो जाए भाई, जिस तरीके से डरते नहीं है पूछते हुए, जिस तरीके से ये जवाब दे रहे होते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो अच्छा लगता है देख करके यार, वाकई हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे जो बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू, इन्होंने सही बताया है। इसके अलावा कोई और बताना चाहेगा? व्हाट आर द फंक्शंस? इस तरफ से कोई बताए? जी जी बताएं। डरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे, कुछ भी नहीं होगा। आज तो आज आपको स्टेज पर भी नहीं बुला रहा मैं इस वजह से कि डर के मारे कहीं कुछ और ही ना हो जाए। जी परफेक्ट। व्हाट्स योर नेम? आयशा मुकल। इनके लिए भी क्लैपिंग करने एक मरतबा जोरदार। इन्होंने भी फंक्शंस की परफेक्ट डेफिनेशन बताई है। इसके अलावा कोई और बॉयज में से बताना चाहेगा व्हाट आर द फंक्शंस? पीछे से कोई बंदा हाथ खड़ा करे यार, दिल खुश हो जाएगा मेरा आखिरी क्लास में ना, कि वाकई ये जो बैक सीटर्स हैं ये। एनीबडी हु वांट टू एक्सप्लेन अबाउट फंक्शंस? कोई भी हैंड रेज कर ले भाई, नहीं बुला रहे स्टेज पर। जी बताएं खड़े होकर जोर से। हैंड नीचे हो गया वापस, चलें खैर हो गई। अच्छा सो व्हाट आर द फंक्शंस? कोई और बताना चाहेगा? जी ये बताएं। ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, इन्होंने भी सही बताया। सो अच्छा जी, स्पेसिफिकली फंक्शंस का इस्तेमाल हम इस वजह से करते हैं कि हम किसी भी किस्म के टास्क को इजीली मुकम्मल कर सकें। ये बेसिकली रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है, रीयूजेबल ब्लॉक पीस ऑफ कोड होता है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक काम को मुकम्मल करने के लिए। रिएक्ट के अंदर आपको इल्म होगा कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर, वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन सही तरीके से पढ़े हुए हैं तो आप रिएक्ट के कंपोनेंट्स इजीली बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सही है। अच्छा ये बताएं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट? कौन बताना चाहेगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में? जी आप बताएं। आप नहीं, ब्लैक केप जी क्या? पेयर ऑफ की वैल्यू, की वैल्यू पेयर या पेयर ऑफ की वैल्यू? जी और कोई बताना चाहेगा? पेयर ऑफ की वैल्यू या की वैल्यू पेयर्स के अलावा द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट? जी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस। सही बताया इन्होंने भी, दुरुस्त है। कोई और बताना चाहेगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? एनीबडी हु वांट टू एक्सप्लेन अबाउट? जी की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी किस्म के डेटा को स्टोर कर रही होती हैं। अब ये डेटा किस किस्म का हो सकता है? ये डेटा आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट का भी हो सकता है, ये डेटा किसी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक दैट। सो और कोई बताना चाहेगा यहाँ से? जी हसनैन व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? ज़रा ज़ोर से बताइएगा।
ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। सही है, दुरुस्त कह रहे हैं ये। और कोई जी बताएं खड़े होकर। कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ये डेफिनेशन कहीं मिलती जुलती आ रही है। कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। सो कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स से यहाँ पर मुराद ये है कि हमारे पास स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती हैं, ये किसी किस्म के डेटा को स्टोर करती हैं, बट इनका जो वे ऑफ सिंटेक्स है ना वो की एंड वैल्यू की शक्ल में होता है। यानी हमारे पास एक की होगी, फॉर एग्जांपल की इज़ द नेम, और उसके बाद हम कॉलन लगाएंगे और उसके बाद हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू किसके अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं? अब जाहिर सी बात है कि मेरा नाम है तो नाम क्या होगा? अशारिफ। उसके बाद यहाँ पर लीड टीचर क्या लिखेंगे हम? सर अहमद रज़ा। सो कहने का मकसद ये, इस तरीके से हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर देते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि किसी किस्म के डेटा को स्टोर करने में मदद देती है। बट ऑब्जेक्ट का आम तौर पर इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करने के लिए भी होता है। आम तौर पर क्या होता है हमारे पास? जेसन आपने यकीनन देखी होगी। जेसन के बारे में किस किस को पता है? व्हाट इज़ अ जेसन? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के ऊपर तो ये आवाज़ ऐसी आई है जैसे कि बस आपने APIs दबा के APIs बनाई है आपने Next.js के अंदर ना। अच्छा चलें, अच्छी बात है आपको इस चीज़ का इल्म है कि जेसन क्या होती है। सो उसके अंदर भी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट विच स्टोर सम काइंड ऑफ डेटा। अच्छा, एरेज क्या होते हैं हमारे पास? व्हाट आर द एरेज? कोई बताना चाहेगा एरेज के बारे में? जी आप बताएं। आपने शायद बता दिया ना। कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहे इनके इर्द अकारिब से, या कोई और इस तरफ से? अच्छा, जिन्होंने बता दिया ना वो हैंड रेज ना करें, पहले हम कोशिश करेंगे उनको मौका दें जिन्होंने आज तक बात ही नहीं की। भाई देखें, अगर आज आपने बात नहीं की सो टाइम इज़ नाउ। या तो ये एंड होगा, इसके आप आगे वर्ड लगा सकते हैं, टाइम इज़ नाउ एंड। ये उनके लिए एंड होगा जिनका करियर यहाँ से किसी और फील्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि टुडे इज़ द लास्ट क्लास, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। सो योर टाइम विल एंड हेयर। बट अगर आप बातचीत करते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, कोई आपको नहीं मारने वाला, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आपका टाइम आज से शुरू हो जाएगा और फिर अपना टाइम आएगा, वो वाला सीन होगा आपके साथ, समझ रहे हैं? तो अपना टाइम भी फिर आएगा, बट कब आएगा? जब आज बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो फिर यहाँ से टाइम एंड होगा आज की क्लास की तरह। सो खैर जो भी है, एरेज के बारे में कोई बताना चाहेगा? व्हाट आर द एरेज? सर कलेक्टिव डेटा। कौन बता रही है? हैंड तो रेज कर लेती हैं आप जी, खड़े होकर बता दें ताकि इर्द अकारिब से लोग भी देख लेंगे भाई हाँ ये बता रही है। जी बताएं। बताएं। एरेज के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा चलें ठीक है, बैठ जाएं। कोई और बताना चाहेगा एरेज के बारे में? जी आप बताएं। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। कोई और बताना चाहेगा? सर कोई भी स्कूल या इस तरह से जो एक टीम का डेटा होता है वो एरेज के ऊपर होता है, जहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर मैप के जरिए दूसरे उसके जरिए फाइंड कर रहे होते हैं, या फिर उसको नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं लिखा किसी किताब में, और आप करीब हैं इसके। अच्छा कोई और बताना चाहेगा? जी अरे भाई जिससे पूछ रहा हूँ वही बता दें, 1 मिनट सब्र करें, सबको हम मौका देंगे। जी अब बताएं आप। लिस्ट ऑफ आइटम्स मिलता जुलता है, मतलब सम काइंड ऑफ डेटा और इन द फॉर्म ऑफ आइटम इन एन एरे। सो सही है, मिलती जुलती है। कोई और बताना चाहेगा पीछे से? जी पीछे वाले आज हाथ खड़ा करेंगे, उनको हम पहले मौका देंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा मसला है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ आइटम इन द सेम टाइप ऑफ डेटा। भाई
दुरुस्त, एक मरतबा आप पीछे वालों के लिए तालियां बजा दें ताकि ये बोलना तो शुरू करें। सही है भाई। और कोई बंदा पीछे से? जी बताएं, आप ही बता दें भाई जी। कलेक्शंस ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एलिमेंट्स, वैल्यूज या डेटा। ठीक है, मिलते जुलते हैं, ये ज़्यादा करीब नहीं है जी। लिस्ट ऑफ आइटम्स विद द सेम प्रॉपर्टीज। यार आप इतने में तो चैट जीपीटी भी कर लेते हैं। कराची वाले भी मैं देख रहा हूँ अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी दीमक पड़ गई है। भाई आप लोगों के तो नाम है वैसे तेज है सारे के सारे माशाल्लाह से, और हमें तो आप लोग ये समझते हैं ना अंदरूनी सिंध वालों को जैसे तो ये पागल है, इनको कुछ पता ही नहीं है, और सिंधियों को तो पता नहीं कुछ और ही समझते हैं, जैसे सिंधी तो पागल कौम है। अबे भाई मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सिंधी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर है, सारे सिंधी है। मेरे जितने भी दोस्त बड़ी पोस्ट के ऊपर है वो सिंधी है, तो सिंधियों के लिए एक बार तालियां हो जाए। और इस तरीके से भाई कौम परस्ती नहीं करनी। पंजाबी, महाजिर, पश्तो सब भाई भाई हैं, बलोच तो हाँ। अरे भाई बस जंग नहीं छेड़नी, हमने यहाँ पर एक बात की थी कि अच्छा जंग छिड़ गई है, चले इस जंग को हम रोकते हैं बाय लर्निंग द एरेज। इस जंग को मैं रोकूंगा कुछ इस तरीके से, जब मैं सवाल पूछूंगा आपसे खुद ही चुप हो जाएंगे। अच्छा जी, सो जी बताएं व्हाट आर द एरेज? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, सही है, जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने में मदद देता है। ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी हम लिख सकते हैं, सही कह रहे हैं, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सही बताया इन्होंने, परफेक्ट हो गया। अच्छा आई वाज जस्ट किडिंग, भाई सब भाई भाई हैं। कहने का मकसद ये है कि अक्सर औकात मैंने लोग देखे हैं, मतलब मुलाकात हुई है बहुतों से, वो ये समझते हैं कि अंदरूनी सिंध में रहने वाले लोग वाकई मतलब काबिल तारीफ नहीं होते। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर आप कंपैरिजन करें कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, नवाबशाह का, लाड़काना का, और आप फिर सिंध के बिल्कुल आखिरी कोने में चले जाएं, थरपारकर से भी यहाँ पर कौन है थरपारकर से आया हुआ? 1 2 3 4, और कौन है इस तरफ से भी है ना कोई थरपारकर वाला? 5 और 6। अब ये 6 बंदे थरपारकर से आते हैं। थरपारकर यहाँ से 8 घंटे का सफ़र है या 9 घंटे का सफ़र है? 7 से 8 घंटे का सफ़र है थरपारकर। भाई ये सिंध का आखिरी कोना है, इनके लिए एक मतलब क्लैपिंग करें, ये जो आ रहे हैं इतनी मेहनत से पढ़ने के लिए। मैं वाकई आपके साथ ऑनेस्ट रहूँगा, इंसान सबसे ज़्यादा सफ़र में और भूख में सीखता है। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, जो लोग मेहनत कर कर बहुत दूर से आ रहे हैं। हैदराबाद से यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं? हैदराबाद वाले कौन हैं? सामने जी 1 2 और कोई 3 4 5 6। साउंड अमेजिंग यार, 6 बंदे हैदराबाद से भी आ रहे हैं, परफेक्ट हो गया। क्लैपिंग करें इनके लिए भी माशाल्लाह से। सक्खर वाला भी कोई है यहाँ पर? सक्खर वाला, सक्खर से भी है भाई। 2 3 और हाँ भाई, आगे मैं बोलूँगा फिर आप खुद ही खामोश हो जाएंगे। अच्छा नवाबशाह से है कोई यहाँ पर? एक के बाद दूसरा मैं हूँ, और कोई और है नवाबशाह से? सही है, हम 2 लड़के हैं नवाबशाह वाले। अच्छा जी, सो नवाबशाह एक बहुत अच्छा शहर है, मैं अपने शहर की तारीफ़ करता हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, रहने के लिहाज से वन ऑफ द बेस्ट सिटी टू लिव, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। कराची भी बेहतरीन है, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। कराची तो किंग है ना, ये तो किसी शायर ने क्लैपिंग करे कराची के लिए एक मरतबा।
अच्छा, किसी शायर ने कहा था ना, जितना बड़ा लाहौर है उतना तो सिर्फ कराची में गुलिस्तान जौहर है। समझ रहे हैं आप? इसमें एक मरतबा तालियां हो जाए। ये बात मेरे मामू ने कही थी। सो वो एक शायर हैं, शायर शराफत अली नाज, ही इज़ फ्रॉम बहरापुर, और क्या आला शायर है। मतलब आप उनकी पोइट्री को पढ़ लें जाकर तो मैं कह रहा हूँ धमाकेदार। फेसबुक पर इनका नाम है शराफत अली, मामू है मेरे ये। सो इन्होंने कहा था, एक अपनी पोइट्री एक इन्होंने लिखी थी, उसमें ये एक बड़ा आला जुमला इन्होंने डाला था कि जितना बड़ा लाहौर है उतना तो सिर्फ कराची में गुलिस्तान जौहर है। फिर उसके बाद 2-4 स्पेसिफिक पॉइंट और भी मारे थे, वो बहुत संगीन है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तारीफ थी कराची वालों की उसमें। सो खुश हो रहे हैं, तालियां बजा लें एक और मरतबा अपने लिए। वापस आ जाते हैं हम। एरेस के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कौन कौन से हैं? नहीं, और बताएं। एसिंक्रोनस, इफ एल्स, प्रोमिसेस, ओप्स और एसिंक का वेट। बंद नहीं हुआ, चालू है। तार निकली भी आपकी तो सारी। हैकाथॉन से रिलेटेड स्पेसिफिकली हम एक चीज़ क्लियर करता चलूँ आगे बढ़ने से पहले, वो ये कि आई लव यू सो मच ऑल गाइज, टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू। आप सब बहुत काबिल तारीफ़ हैं और ग्रेट बंदे मुझे मिले हैं इस क्लास में। कराची के बेहतरीन लड़के और लड़कियां मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। आई एम वेरी प्राउडेड कि माशाल्लाह से आपने ओवर टाइम अपने आप को इम्प्रूव किया है और वक्त के साथ साथ करते रहेंगे। सो आई एम ग्लैड कि मुझे आप जैसे अच्छे लोग मिले। सो आपने EL15 हमने शुरू में की थी, EL15 याद है आपको? यस सर। ये EL15 स्टैंड फॉर क्या है? एक्सप्लेन लाइक आई एम 5। मुझे इस तरीके से बताओ जैसे मैं 5 साल का हूँ। 5 साल का हूँ। सर जिया उस दिन हमें क्लास में कह रहे थे, बल्कि लास्ट की क्लास में कह रहे थे कि कभी भी किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो ना, उसको बच्चों की तरह एक्सप्लेन करो, ताकि वो बंदा जिसका बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बिल्कुल भी यानी बिल्कुल भी नॉलेज ना हो ना, उसको भी वो टॉपिक समझ में आ जाए। तो रिएक्ट के ऊपर अब हम मूव ऑन करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मज़ीद भी जिनके बारे में आपको इल्म है और उनको हम यहाँ पर भी लेते हुए चलेंगे। अच्छा जी, एक मरतबा इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी टॉपिक है ना उनको पढ़ लें जल्दी से, मतलब टॉपिक्स के नाम पढ़ लें। सर PDF में हो रहा है। एक काम करें,
ये जितने भी टॉपिक है ना, जल्दी से चैट जीपीटी से इसका एक ओवरव्यू ले लें। जिसके पास नेट नहीं है वो अड़ोस पड़ोस से ले लें, या जिसके पास चल रहा है वो अड़ोस पड़ोस से देखकर इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें। यू हैव 5 मिनट्स, आपके पास 5 मिनट हैं। इन सारे टॉपिक्स का एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू ले लें चैट जीपीटी से। इसकी पिक्चर क्लिक करें, टाइप करें, जल्दी से पूछ लें। ओपन योर मोबाइल फोन, लैपटॉप, वॉट एवर यू हैव, रीड द फॉलोइंग, एक्सेप्ट। बीच वाला तो नजर ही नहीं आ रहा। प्रॉप्स स्टेट की बात क्या दिख रहा है फिर व्हाट इज द रिएक्ट, रिएक्ट क्या है जी? रेज योर हैंड्स दोज हु वांट टू डिफाइन रिएक्ट। हाँ जी बताएं, खड़े होकर बताएं ताकि सब सुन लेना इर्द गिर्द से। हाँ सही बताया आपने, करीब करीब हैं आप। और कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द रिएक्ट, रिएक्ट क्या है जी? जी जी जिन्होंने हाथ खड़ा किया था अभी। It is a library that is being used to build the client side applications। ठीक है, सही बताया इन्होंने माशाल्लाह से। कोई और बताना चाहेगा जी? ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस को बनाने में मदद देती है। परफेक्ट, साउंड्स अमेजिंग। रिएक्ट किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? फेसबुक ने बनाई थी। कब बनाई थी? 2013 में। और इसका मेन डेवलपर कौन था? जॉर्ज, क्या नाम था बंदे का जी? कौन बताएगा इसका नाम जी? जॉर्डन वॉक, वॉक वॉक है या वाल्की है? ये क्या है बंदा? ये वॉक है, वॉक। अच्छा चलो, रिएक्ट, दिस इज रिएक्ट। रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत अजीब व अकारिब के वर्ड्स हैं, जैसे कि रिकंसाइलेशन, कॉम्पोजिशन और एरर बाउंड्रीज। चलें इनको समझते हैं कि इन तमाम तर वर्ड्स का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हर एक रिएक्ट एप्लीकेशन के, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कंपोनेंट्स। ये कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। हमारी यूआई का जितना भी पार्ट है वो इन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इधर देखें स्क्रीन पर, वो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आएगा। जैसे कि बटन्स हो गए हमारे पास, या इनपुट बार्स हो गए, या फिर मुकम्मल पेजेस, ये कंपोनेंट्स की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये रीयूजेबल होते हैं, जैसे कि लेगोज हो गई, अगर आपने कभी बनाई हो तो 2 टुकड़े मिलकर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या कोई स्पेसिफिक आइटम बना देता है। सो इसी तरीके से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट के अंदर, जो मिलकर कोई स्पेसिफिक किस्म की एप्लीकेशन को बनाते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में ये कंपोनेंट होता क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होता है जो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, ठीक है। और ये हमें रिटर्न करता है मार्कअप। अब आमतौर पर मार्कअप दो किस्म के होते हैं। एक तो HTML मार्कअप होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास किस किस्म के मार्कअप होते हैं? JSX मार्कअप होते हैं। ये HTML वाले की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? JSX की। ये एक स्पेशल सिंटेक्स है रिएक्ट के अंदर जो हमें HTML की तरह ही नज़र आता है, बट इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर लिखते हैं, ठीक है। तो JSX आमतौर पर ऑप्शनल है, यानी आप जो रिएक्ट की यूज़र इंटरफेस है वो JSX के बजाय HTML के एलिमेंट्स के इस्तेमाल भी कर बना सकते हैं, बट ये काफ़ी अनोइंग है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक बटन कंपोनेंट बना रहे हैं और आप लिखते हैं भाई वेरिएबल कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है? रिएक्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें हमारे लिए एक बटन बनाकर दे रहा है।
तो 99% ऑफ ऑल द पीपल बेसिकली किसका इस्तेमाल करते हैं, JSX का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी भी किस्म की एप्लीकेशंस को बनाया जा सके। अब आमतौर पर JSX हम कैसे राइट करते हैं, JSX कैमल केस के अंदर राइट की जाती है। और कैमल केस कैसे नज़र आता है, कैमल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको, कोहान, कैमल कैसा है, 2 कोहान, कद में छोटा है, नहीं कैमल का केस देखें ना आप कि कैमल बेसिकली राइट डाउन किस तरीके से किया जाता है। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द कैमल विच इज बेसिकली विच वी यूज टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द JSX। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई बताएगा? जावास्क्रिप्ट को डायनेमिकली पुट करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन है, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखते रहें और मेरी बात सुनते रहें, हम इसको एक्सेप्ट कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब JSX क्या HTML से बेहतर है? मतलब आमतौर पर तो हम HTML का इस्तेमाल करते हुए भी वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बट कितना अच्छा होता है कि हमारी वो एप्लीकेशन डायनेमिक हो, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि व्हाट्सअप, जैसे कि आपका फेवरेट स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम। सो दीज आर द डायनेमिक एप्लीकेशंस। सो डायनेमिक एप्लीकेशंस हम रिएक्ट का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं, दैट विल बी रिटन इन द JSX। और JSX जाहिर सी बात है किसी किस्म की डायनेमिक एप्लीकेशन होगी तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और जावास्क्रिप्ट हम किस में राइट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, कर्ली ब्रेसेस, क्या लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस लिखा हुआ है ना, तो देख लें आपको कुछ आज सीखने को ही मिल जाएगा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है प्लैनेट नाम का और उसकी हमने वैल्यू असाइन की है वर्ल्ड। उसके बाद हमने एक एलिमेंट बनाया डिव, उसके अंदर हमने लिखा है हेलो और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया। ये क्या कर रहा है, हमारे लिए वैल्यू को निकाल कर ला रहा है फ्रॉम दैट वेरिएबल। सो उसके साथ साथ हम डायनेमिक एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपने इमेज टैग को देखा हो या फिर आपने हाइपरलिंक A टैग को देखा हो HTML के अंदर, जो बेसिकली हमारे पास जिसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक इमेज टैग का हम इस्तेमाल करते हैं इमेजेस को पिक करने के लिए, और हाइपरलिंक A का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी किस्म की कॉन्टेक्सचुअल वैल्यू हमारे कोड बेस में ऐड करने के लिए। सो वो भी हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग डायनेमिक स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। सो जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है बैकग्राउंड नाम का, और बैकग्राउंड नाम के वेरिएबल में वैल्यू कौन सी स्टोर की हुई है, रेड, कौन सी वैल्यू है भाई, येलो है ना, रेड है। सो हमने फिर स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट बनाया इन द डिव एलिमेंट और उसके अंदर हमने बैकग्राउंड यानी वेरिएबल के नाम को पास कर दिया। तो क्या होगा, हमारे पास स्क्रीन पर रेड कलर की UI शो अप हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स आमतौर पर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रिएक्ट के अंदर रेंडर नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ JSX। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कंपोनेंट है या मेरे पास 10 HTML के एलिमेंट्स हैं, मैं उनको रेंडर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको डायरेक्टली रेंडर नहीं करवा सकता क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो हमेशा जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो हमेशा एक ही चीज़ रिटर्न करता है, ठीक है। बट अगर मेरे पास एक फंक्शन हो और उस फंक्शन में मैं 2 कंपोनेंट्स को रेंडर कर रहा हूँ या 2 कंपोनेंट्स को लेकर आऊँगा, तो वो मैं कैसे करूँगा, मेरे सामने मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इस किस्म के एरर्स आ जाएंगे कंसोल के अंदर। सो इस चीज़ को हल करने के लिए हमारे पास डिव है, यानी हम HTML का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इससे बेहतर ये है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करें, हम फ्रेगमेंट्स का इस्तेमाल करें। यानी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी टैग्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल क्या पुट करते हैं, कंपोनेंट्स पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, कंपोनेंट्स पुट करते हैं। ये कंपोनेंट ही है ना भाई, क्या है कंपोनेंट, ऐसा ही नजर आता है ना, हेडर, मेन,
पहले लेस देन का साइन, फिर कंपोनेंट का नाम, उसके बाद स्लैश और ग्रेटर देन, दिस इज द कंपोनेंट। अच्छा, और ये हमारे पास फ्रेगमेंट कंपोनेंट है। ये आ रही है समझ? आ रही है ना? चलो परफेक्ट, साउंड अमेजिंग। उसके बाद प्रॉप्स। प्रॉप्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली कंपोनेंट्स के अंदर डेटा को पुट करने के लिए। मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं एक कंपोनेंट के अंदर फॉर इसकी छोटी सी मिसाल लेते हैं। सर अहमद ने एक कंपोनेंट बनाया, अहमद रज़ा ने एक कंपोनेंट बनाया और वो कंपोनेंट मेरे साथ शेयर कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं उस कंपोनेंट के अंदर अपनी GIC की क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिमार्क्स दूँ। रिमार्क्स होंगे एक्सेलेंट, क्योंकि ये एक्सेलेंट हैं, एक्सेलेंट रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा प्रॉप्स का। प्रॉप्स क्या करते हैं? डेटा को कंपोनेंट के अंदर पास करने का काम अंजाम देते हैं। अब इसको ज़रा हम एक UI की शक्ल में भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ भाई? वी नीड टू गो डीपर, हमें गहराई में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है टेक्स्ट नाम का इनसाइड द फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। स्कोपिंग की हम लोग बात कर रहे थे। एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स होते हैं, लोकल स्कोप वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर जो ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल है, इसका स्कोप क्या है? लोकल है या ग्लोबल है? लोकल है या ग्लोबल है? लोकल क्यों है? क्योंकि ये स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज इन द लोकल स्कोप। ठीक है, और ये ग्लोबल तब होता जब इस वेरिएबल को मैं फंक्शन के बाहर बनाता। तो यहाँ पर मैं डेटा को कैसे पास करूँगा? डेटा को पास करने के लिए हमारे पास है प्रॉप्स। प्रॉप्स की मदद से मैं अपने कंपोनेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा, ठीक है, जो मेरा प्रॉप कहलाएगा, यानी मैं डेटा को पास कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉप। अच्छा, मैं एक प्रॉप बनाऊंगा इन द कंपोनेंट, जहाँ पर भी मैं उस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा और मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा। यहाँ पे लाइक मैंने एक टेक्स्ट नाम का प्रॉप बनाया और उसके अंदर मैंने वैल्यू कौन सी असाइन की है? यो। कौन सी असाइन की है? यो। सो ये रहा मेरे पास एक कंपोनेंट जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की है यो। अब मैं इस प्रॉप को यूज़ कर सकता हूँ बाय पासिंग द पैरामीटर इन द फंक्शन, यानी मैं अपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर को पास कर कर भी ये वैल्यू पास कर सकता हूँ। ये जो पैरामीटर है, ये पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ बेसिकली गेटिंग द टेक्स्ट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, और ये जो मेरे पास ऊपर मैंने कस्टम एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, ये मेरा प्रॉप है। अच्छा, अब बात करते हैं हम चिल्ड्रन की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है, चिल्ड्रन अलाउ करते हैं कंपोनेंट को ताकि हम एलिमेंट्स या फिर डेटा को एलिमेंट्स को पास कर सकें डेटा के तौर पर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लेआउट्स को बनाने के लिए। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन है मेरा कि हमने अभी अभी देखा कि हम प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ तो पास कर सकते हैं। क्या हम प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए एक पूरा का पूरा पेज, मतलब एक पूरे पेज के अंदर रेंडरिंग कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास layout.tsx की फाइल है। layout.tsx की फाइल के बारे में किसको पता है? क्या होती है ये Next.js के अंदर? इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कोई भी बंदा यहाँ पर खड़ा होकर बताना चाहेगा? जी आप बताएं। क्या करता अगर हम layout.tsx के अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस करें तो वो पूरी वेब एप्लीकेशन के अंदर रेंडर होती है। ये जो यहाँ पर इन्होंने बात करी है ना, ये बहुत सिंपल थी। मतलब सिंपलिसिटी के अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कि भाई layout.tsx जो है वो हमारी एक प्रोजेक्ट की फाइल होती है विच इज़ इन द ऐप डायरेक्टरी। ठीक है, और ये हमारी पूरी एप्लीकेशन को संभाल कर रखते हैं। जैसे घर के अंदर हमारे वालिद साहब होते हैं, वो पूरे घर की निगरानी कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है ना अक्सर औकात। या कोई और बुजुर्ग होते होंगे तो वो पूरे घर की निगरानी कर रहे होते हैं। अब इस तरीके से layout.tsx की फाइल है ना, ये सरबराही कर रही होती है किसकी? हमारी एप्लीकेशन की। इसके अंदर हम मेटा डेटा डिफाइन करेंगे, लाइक एप्लीकेशन का क्या नाम होगा, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसके अंदर
बेसिकली हम कंपोनेंट्स को किस वे के अंदर रेंडर करेंगे और थिंग्स लाइक दैट। तो प्रॉप, ये जो चिल्ड्रन प्रॉप है, चिल्ड्रन प्रॉप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द layout.tsx सो डैट के अगर हमने अपनी एप्लीकेशन के किसी भी हिस्से के अंदर किसी भी किस्म की UI को रेंडर करवाना है ना, तो उसके लिए हमारे पास ये चिल्ड्रन का प्रॉप है। चिल्ड्रन क्या है? एक प्रॉप है। प्रॉप स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉप स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी। जी, हम पास कर सकते हैं कुछ भी विद द हेल्प ऑफ द चिल्ड्रन। अच्छा, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने कभी layout.tsx की फाइल के अंदर किसी एप्लीकेशन को या किसी कंपोनेंट को रेंडर किया हो, तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। लाइक मेरे पास कोई पेरेंट कंपोनेंट होगा, जैसे कि हो सकता है ऐप। मेरे पास एक कंपोनेंट है ऐप नाम का, जो कि क्या रेंडर कर रहा है? जो कि रेंडर कर रहा है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उस टू डू लिस्ट एप्लीकेशन का जो टॉप वाला बार है उसके अंदर एक हेडर लगा दूँ। तो मैं क्या करूँगा? एक हेडर का कंपोनेंट बनाऊँगा, ठीक है, विच इज़ माई पेरेंट कंपोनेंट, और उसके अंदर मैं उस ऐप को पास कर दूंगा, सिंपल एज दैट, एज द चिल्ड्रन। वो मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर रेंडर होगा हर एक जगह पर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। कॉम्पोजिशन क्या होती है? कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि बेटर ऑर्गेनाइजिंग अवर कंपोनेंट्स। अब आमतौर पर क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एक एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स के टेम्पलेट की, किसी टेम्पलेट की। इमेजिन करें कि आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेशन ली और उसमें कोई टेम्पलेट बनाया है स्पेसिफिकली। अब आपके टेम्पलेट के अंदर 7 पेजेस हैं। आप चाह रहे हैं कि आप हर पेज का जो टाइटल नेम है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है और उसका जो डेटा है वो डिफरेंट रखें, और उन 7 पेजेस के डेटा को आप एक ही पेज के ऊपर शो अप करवाएं। ये आप कैसे करेंगे? ये आप बेसिकली करेंगे लेआउट की फाइल बनाकर। यानी आपने सबसे पहले तो ग्रुप लेआउट, ग्रुपिंग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, आप क्या करेंगे? मल्टीपल फाइल्स बनाएंगे, मतलब फोल्डर सिंटेक्स जो हमारे पास नेक्स्ट.js का, उसका इस्तेमाल करते हुए, और उसके अंदर सिंपल एज दैट क्या करेंगे? हर एक फोल्डर की आप एक सेपरेट layout.tsx की फाइल बना देंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका जो कंपोनेंट है पूरी एप्लीकेशन के अंदर, जितने भी कंपोनेंट है, वो बेटर वे के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। अच्छा, उसके बाद कीज क्या होती हैं? की सिंपल एज दैट कुछ नहीं होती। की भी एक किस्म का प्रॉप होता है। हमारे कंपोनेंट को यूनिक रखने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। सो की प्रॉप क्या करता है? दो कंपोनेंट्स एक जैसे ना हो, ठीक है, दो कंपोनेंट्स एक जैसे ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग की प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इस डायग्राम से या फिर इस ग्राफिक से कुछ समझ में आ रहा हो तो, किसने देखा है यहाँ पर स्पाइडरमैन? अच्छा भाई, सही है। और ये इसके ऊपर काफ़ी सारी मीम्स भी बनी हुई हैं। एक बंदा इल्ज़ाम लगा रहा होता है दूसरे के ऊपर, दूसरा इल्ज़ाम लगा रहा होता है दूसरे के ऊपर या तीसरे के ऊपर। तो यहाँ पर की प्रॉप का भी यही हालचाल होता है। अच्छा, हम अक्सर औकात की प्रॉप का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? मैप के मेथड में करते हैं, ताकि जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स है ना, उनकी वैल्यूज यूनिक हो। अच्छा, इसको हम नंबर्स के तौर पर भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग के तौर पर भी पास कर सकते हैं। यू हैव 2 मिनट्स, आपके पास 2 मिनट हैं। अब तक मैंने जितनी भी बात की, ये अपने बराबर वाले को समझाएं, जितने भी टॉपिक्स पढ़ें। चलें जी, खामोश हो जाएं। माशाल्लाह से आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बस रिएक्ट की दुनिया के आप चीते हो। अल्लाह करे बन जाएं आप, मतलब हैं, अभी भी हैं, बट कह सकते हैं 50%, अभी भी 50% की इम्प्रूवमेंट्स हैं, ओवर टाइम हो जाएंगी। आप खामोश हो जाएं और ज़रा इधर देख लें, क्या लिखा हुआ है ये? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं, रेंडरिंग के हवाले से लाजमी पूछेंगे। अगर रेंडरिंग के हवाले से बंदे ने नहीं पूछा ना, तो उसका मतलब इंटरव्यूअर को खुद को भी नहीं पता कि बेसिकली ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ रहे हैं? रेंडरिंग, आपके जहन में कभी कभार क्वेश्चन आता होगा कि यार ये जो हम कोड लिख रहे हैं, ये कोड बेसिकली यूआई की शक्ल में कैसे तब्दील हो रहा है? आया है ना कभी कभी क्वेश्चन जहन में आया होगा?
सो रिएक्ट के अंदर रेंडरिंग किस तरीके से होती है इसको देखते हैं। रिएक्ट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है कि रेंडरिंग एक प्रोसेस है जो हमारे कंपोनेंट्स को स्क्रीन के ऊपर दिखाने का काम अंजाम देता है। ठीक है, रिएक्ट इस्तेमाल करता है वर्चुअल डोम का ताकि ये हमारी यूआई को अपडेट करें जैसे ही किसी किस्म का डेटा तब्दील होता है, ताकि हमारी एप्लीकेशन फास्ट बन सके। इसको समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। लेट गए थे क्या है ये भाई? रेंडरिंग किस तरीके से हो रही है? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि जो मैंने एक फंक्शन बनाया है उस फंक्शन के अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक ऐप विच इज़ अ कंपोनेंट। ये बेसिकली एक यूआई की शक्ल कैसे ले रहा है इसको हम समझते हैं। तो रेंडरिंग किस तरीके से वर्क करती है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक मेरे पास एप्लीकेशन है विच इज़ द काउंटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा ये कौन है? कुत्ता है वो। क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कहूँ आपने फेसबुक जैसी एक एप्लीकेशन बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? आपका मुझे ये सिर्फ 3 स्टेप्स बताएं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बनाएंगे। कौन बताएगा? एनीबडी हु वांट टू एक्सप्लेन हाउ यू बिल्ड द फेसबुक? फेसबुक जैसी एप्लीकेशन आपको कोई क्लाइंट $5000 दे बनाने के लिए, बुढ़ापे तक बनाते रहेंगे। बस फिर अगले क्वार्टर में आप मुझे नज़र नहीं आ रही। तो कहने का मकसद ये है कि 3 स्टेप्स बताएं मुझे जिनका इस्तेमाल करते हुए आप क्या करेंगे? फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बनाएंगे। जी कोई भी हैंड रेस कर ले भाई, आपके बाद ही तैयार होगी। भाई या बहन कोई भी हैंड रेस कर लें, बता दें। जी जी बताएं। इन्होंने कहा है फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। बहुत बहुत इंटेलेक्चुअल वे से इन्होंने डिफाइन किया है और इनके लिए क्लैपिंग हो जाए कि इन्होंने सिंपल एज दैट सिर्फ 3 चीज़ें बताई हैं। मैं फ्रंट एंड बनाऊंगा, मैं बैक एंड बनाऊंगा और मैं एक डेटाबेस का कनेक्शन इनेबल करूंगा अपने फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान। अब फ्रंट एंड की यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि हम रिएक्ट का इस्तेमाल करते हैं फ्रंट एंड बेस्ड एप्लीकेशन को यानी यूआई को बनाने के लिए, यानी फ्रंट एंड को बनाने के लिए। रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमने अपने कोड बेस के अंदर कोई तब्दीली की है? ठीक है, और वो तब्दीली एक यूआई की फॉर्म के अंदर तब्दील हो रही है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा हुआ है? एक मरतबा जोर से बोल दें, मेरा दिल खुश हो जाएगा। वर्चुअल डोम। डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। लग रहा है सही चैट जीपीटी पढ़ा है आपने, चैट जीपीटी से सही पढ़ा है या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूट्यूब पे फेसबुक आप फेवरेट जो आपका इन्फ्लुएंसर है वो कौन है? अपना कॉलेज, श्रद्धा दीदी या कोई और? जी कोड विद हैरी। अच्छा एक वोट ले लेते हैं अपना कॉलेज और कोड विद हैरी का, फिर हम उनको भेजेंगे किसी तरीके से कि भाई पाकिस्तान में कौन किसको ज़्यादा देखता है। अपना कॉलेज को सपोर्ट करने वाले कौन है? हैंड रेस करें। शरदा खापरा अपना कॉलेज वाले, ठीक है। कोड विद हैरी वाले अब हैंड रेस करें। दोनों अबे भाई बराबर है, मुकाबला बराबर है। दोनों कह सकते हैं कि श्रद्धा दीदी 60% पर है और हैरी भाई 80%। नहीं भाई 100% पर नहीं है, हैं तो वैसे वो 100% पर ही, बट यहाँ पर 40% पर है। सो 60/40 का रेशो चल रहा है। बट आप इन 2 इन्फ्लुएंसर को लाजमी फॉलो करें। फेसबुक यूट्यूब के ऊपर कुछ करें ना करें, इन दोनों को तो सब्सक्राइब कर ही लें। हाँ हितेश चौधरी भी हैं। चाय विद कोड, चाय और कोड, कोड विद चाय भी है। अब चाय पीते पीते कोडिंग। कोई और भी होंगे? अच्छा रुकिए, एक YouTube चैनल का नाम पूछता हूँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं ना तो फिर आप ह्यूमन नहीं है, यानी आप टेक की दुनिया से सही वाबस्तगी नहीं रखते। फायरशिप का किसने नाम सुना है? देखें तलहा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। इंग्लिश में सो ये बंदा है
फायरशिप को, अच्छा उधर से भी 1 2 डालो उधर। और 3। सो हमारे पास कोई 10-12 बंदे होंगे यहाँ पर जो फायरशिप को फॉलो अप करते हैं। YouTube के ऊपर अगर आपको किसी का कंटेंट चाहिए ना, तो भाई फायरशिप से बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाकर सब्सक्राइब कर लें इस बंदे को आज, बड़ी इसकी अमेजिंग जर्नी है, इसको पढ़िएगा कभी। खैर हम वापस आ जाते हैं रेंडरिंग के प्रोसीजर पर कि वर्चुअल डोम कैसे वर्क करती है। वर्चुअल डोम, वी नोड, वी डोम इफ यू आर अ नर्ड। नर्ड का क्या मतलब है? पढ़ाकू या फिर अच्छा पागल। अच्छा जी, व्हाट इज द डोम? डोम क्या है? डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा यहाँ पर देख लें यार, ये इधर देख लें, इससे आपका जो है वो जहन थोड़ा सा चलता रहेगा। आप देखेंगे ना इलस्ट्रेशन से चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आती हैं। अच्छा डोम किस तरीके से नज़र आती है? कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसा यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा, और ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हमारी यूआई को। ठीक है, अब रिएक्ट के अंदर रेंडरिंग के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि कोई स्टेट चेंज हो, मतलब आपने कोई कोड के अंदर तब्दीली की गई हो। जैसे ही आपने कोई तब्दीली की तो हमारी वर्चुअल डोम अपडेट हुई। वर्चुअल डोम ने एक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जिसका नाम है डिफिंग। जिसका नाम क्या है? डिफिंग। एक डफर होता है ना, और एक डिफिंग होता है। ये है हमारे पास डिफिंग इन द रिएक्ट। सो रिएक्ट वाली डिफिंग क्या करती है? ये देखती है कि भाई किसी किस्म की तब्दीली हुई है। हाँ भाई हुई है। ग्रीन कलर का बॉक्स ये डिफाइन कर रहा है यहाँ पर कि हाँ किसी किस्म की तब्दीली हुई है। उसके बाद तीसरा हमारे पास एक प्रोसीजर होता है रिकंसाइलेशन का। मतलब पहले डोम ने देखा कि हाँ कोई तब्दीली हुई, फिर इसने डिफिंग का इस्तेमाल करते हुए वो जगह फाइंड की जहाँ पर तब्दीली हुई। फिर इसने एक रिकंसाइलेशन, मतलब रिकंसाइल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास 2 ब्लॉक ऑफ कोड पड़े हो ना, उनको मिलाकर कोई नई चीज़ बनाई जाए। ठीक है, या अक्सर औकात आप लोग बिरयानी बना रहे होंगे घर पर, तो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को जब आप मिक्स करते हैं तो एट द एंड क्या बनकर आती है? बिरयानी। चाय वाले भी यहाँ पर बहुत सारे होंगे। सो बिरयानी वाले ज़्यादा है मुझे लग रहा है। दोनों कौन है बिरयानी के शौकीन? माशाल्लाह। मिले नाम पुलाव के कौन है? गवर्नर साहब ने कहा अरे पुलाव के ज़्यादा है भाई। सर पुलाव ही चलता है, बिरयानी का नहीं। वाह भाई वाह वाह, बिरयानी बेहतरीन हो गया। चाय के शौकीन कौन है? सब चाय के तो भाई, आधी तक वाला। और कॉफ़ी वाले जो मिल जाए। कॉफ़ी वाले भी है। चाय का मुकाबला नहीं कर सकते भाई। चाय एट द एंड। चाय तो कहीं अच्छा चले, मिलती मिल गया भाई दम साहब। अच्छा कम तो पाएंगे। सो चले आगे चलते हैं। इवेंट हैंडलिंग, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इवेंट हैंडलिंग को हमने डेप्थ में पढ़ा था और ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसको पढ़ने में मज़ा आता है अक्सर औकात। क्यों? क्योंकि इसी का इस्तेमाल होते हुए हम अपने बटन्स की, मतलब बटन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, अपने पेजेस को तब्दील कर रहे होते हैं और थिंग्स लाइक दैट। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट अलाउड योर ऐप टू रिस्पॉन्ड द यूजर एक्शन लाइक क्लिक्स, टाइपिंग, सबमिटिंग अ फॉर्म टू मेक योर ऐप इंटरेक्टिव। करके ले लो। अच्छा जी, हैंडलिंग। अच्छा इसको यहाँ पर देखिएगा, ये इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छी है और इससे आपको ये इवेंट हैंडलिंग वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। इवेंट हैंडलिंग उर्दू में आपको बताऊं तो जैसे ही हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलकर आ जाता है। ठीक है, जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो किसी किस्म की 3D इलस्ट्रेशन निकल कर आ जाती है। सो दिस इज़ द टू मेक द वेब एप्लीकेशन इंटरेक्टिव। इसके लिए हम इवेंट हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इवेंट्स हमारे पास क्लिक्स भी हो सकते हैं, हमारे पास माउस की मूवमेंट्स भी हो सकती हैं और हमारे पास कीबोर्ड के इवेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कीबोर्ड के ऊपर किसी ने कोई बटन प्रेस किया। अच्छा, नेमली हम इसको आम तौर पर कॉल करते हैं एक फंक्शन की मदद से। हम एक इवेंट बनाएंगे, 3 किस्म के हमारे पास इवेंट्स होते हैं, उसको अभी हम आगे देखेंगे और उसको हम फंक्शन की मदद से कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं? कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक बटन है, बटन के अंदर एक इवेंट है जिसका क्या नाम है? ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैंने
एक वैल्यू पास की है इन द करली ब्रैकेट्स, मतलब यानी जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक बनाने में मदद कर रही होगी या फिर जावास्क्रिप्ट को रीच करने में मदद देगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास दूसरा एक इवेंट है जिसका नाम है ऑन चेंज। और ऑन क्लिक और ऑन चेंज के दरमियान में डिफरेंट क्या है, कौन बताएगा? क्लिक करता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन क्लिक एंड ऑन चेंज? जी तलहा, रिजल्ट जो है वो चेंज। तला जरा जोर से बताइएगा ताकि आगे पीछे आपको सुने। एक मिनट रुकिएगा भाई, खामोश हो जाए यार जो लोग बातचीत कर रहे हैं। जी इनके लिए एक मतलब जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने परफेक्टली एक्सप्लेन किया है बैठ जाएं। इन्होंने बताया कि जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक का इवेंट हैंडलर है, ये बेसिकली बटन्स के साथ बटन्स की मूवमेंट के लिए हम इस इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन चेंज का जो हमारे पास ये इवेंट हैंडलर है, ये इनपुट बार या फिर फॉर्म्स के अंदर किसी किस्म की तब्दीली के लिए हम ऑन चेंज के इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन सबमिट भी है, बटन को सबमिट करने के लिए हम या किसी किस्म के फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम ऑन सबमिट के इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इवेंट हैंडलिंग को एक इंटरेक्टिव फॉर्म के अंदर समझते हैं। अलर्ट यूजर्स ऑन बटन प्रेस। यूजर ने कोई बटन प्रेस किया, ठीक है, और वो बटन का कोड ये था। लेकिन एक मिनट रुकें, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ तक तो आप खुश थे, बट इसके बाद जब आप यहाँ पर आए तो आपके दिल उदास हो गए। ऐसा ही है ना, कोड को जब आपने देखा तो मायूस से हो गए, ऐसे ही है ना भाई। जो मायूस हो रहे हैं ना, मायूसी आज उनकी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं नजर आएंगे आप लोग। सो आई एम जस्ट किडिंग, बट शुभ शुभ बोले। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं वाकई मजाक नहीं कह रहा, बिल्कुल भी दूर दूर तक मजाक नहीं कर रहा। अगर आज आपने मायूस होना है तो खूब दिल भर कर मायूस हो जाए, क्योंकि कल फिर जो है वो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा मायूस होने का। क्योंकि आज जो आप हो ऐसा मायूस होंगे कि बस सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। बट मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से फीलिंग्स आ रही कि 70% तो क्लास जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ही बोल दो यार। सो सरमीन को कहकर मैं प्रमोशन करूँगा अपनी क्लास की कि भाई मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। अभी स्टूडेंट एम्बेसडर हूँ ना, मे भी सर मेरी सुन लें। वैसे सुन लेते हैं सर अक्सर औकात, अब देखते हैं सर क्या बोलते हैं। भाई देखें, मैं प्रमोट करूँगा, गारंटी तो नहीं ले रहा, पर प्रमोट ज़रूर करूँगा और सर अमीन से कहूँगा भी कि मौका दिया जाए सबको। बट लेट्स ही, जो फैकल्टी डिसाइड करेगी एट द एंड वही होगा, और जो होगा वो अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने मेहनत की होगी तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे, नहीं की होगी तो फिर यहाँ पे सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने 5 महीने के अंदर टाइप स्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट को नहीं पढ़ा तो फिर आप आगे क्या पढ़ेंगे? ये तो खुद सोचें ना, आप अपने आप से सवाल करें कि अगर मैं 5 से 6 महीने, आज हमारी 20वीं क्लास है, यानी आज हमारा ये 5वां महीना मुकम्मल हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो अगर आपने 5 महीने में कुछ नहीं किया फिर आगे आप आगे क्या करेंगे? आप लोग तो कर रहे हैं, बट जो नहीं कर रहे हैं फिर उनको तो मौका नहीं दे सकते ना। नाइंसाफी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आपने मेहनत की है ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल बी विद यू एट द एंड इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे, देखें अभी तक कोई स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं है, बट अभी तक तो नहीं नजर आ रहे होते हुए, बट लेट्स सी क्या होगा। अच्छा, ये है टॉपिक which is one of the most important topic to discuss in React. React में सबसे important topic है डिस्कस करने वाला। क्या लिखा हुआ ये? React की दुनिया के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। एक है कंपोनेंट और दूसरा है ये।
क्या है? स्टेट। स्टेट को हम उर्दू में क्या बोलते हैं? हालात। हालत। किसकी हालत? हमारी हालत, किसकी हालत भाई? हमारी हालत। आपकी हालत बुरी होने वाली है, बुरी होने वाली है। चलें, बुरी होते हुए बचाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। खैर, स्टेट यहाँ पर, स्टेट का मतलब है हालत। हालत से यहाँ पर मुराद ये है कि स्टेट इज़ द वे टू स्टोर एंड मैनेज द डेटा इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन दैट कैन चेंज ओवर टाइम। व्हेन द स्टेट चेंजेस, रिएक्ट री-रेंडर द कंपोनेंट टू शो द अपडेटेड डेटा। ठीक है। अबे आटा हाउ टू मैनेज द डेटा, स्टेट की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन है मेरा, कौन इसका आंसर देगा कि हम रिएक्ट के अंदर डेटा को कैसे मैनेज करें अगर हमारे पास स्टेट ना हो तो? अगर स्टेट ना हो रिएक्ट के अंदर तो हम डेटा को कैसे स्टोर करेंगे या मैनेज करेंगे? जी, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन था वो क्या था इस क्लास के शुरू के टाइम पर? वेरिएबल्स की मदद से। बट यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे यूज स्टेट का। अभी आपको एक नक्शा नज़र आ रहा होगा, अक्सर औकात आपके जहन में ये सवाल आता होगा, भाई स्टेट का मतलब है स्टेट सिंध, स्टेट पंजाब, स्टेट KPK, स्टेट बलूचिस्तान। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रिएक्ट वाली स्टेट की। अब स्टेट को आप समझें कि एक स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट का मतलब ये है कि आपने कोई पिक्चर क्लिक की फॉर एग्जांपल, और उस पिक्चर के अंदर जो भी डेटा था, मतलब जिसकी भी आपने पिक्चर क्लिक की, वो पिक्चर कहाँ पर स्टोर हो गई? आपके कैमरा की, मतलब कैमरा की मेमोरी के अंदर स्टोर हो गई। अब यहाँ पर दो काम हुए। एक तो आपने स्टोरी मैनेजमेंट की, यानी कि उस पिक्चर के डेटा को स्टोर किया, और दूसरा ये कि आपने उसका इस्तेमाल करते हुए कोई स्पेसिफिक काम अंजाम दिया। लाइक आपने फेसबुक के ऊपर वो पोस्ट शेयर करी, लिंक्डइन के ऊपर शेयर करी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है? ट्विटर, एक्स। मेरे लिए ट्विटर है भाई, क्योंकि मैं ट्विटर से मेरे लिए बहुत कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि आप भी ट्विटर पर एक्टिव रहें। मुझे इस क्लास से सिर्फ 2 बच्चे नज़र आए अब तक, 3-4 नज़र आए, हसनैन नज़र आए, और वो $1 चैलेंज वाली कौन थी, क्या नाम था उनका? अरीबा इरफान, वो नज़र आई थी, और 2-4 लड़के और भी नज़र आए थे। सो ये लोग मुझे नज़र आए ट्विटर के ऊपर एक्टिवली, जो हर वक्त जो है वो एक्टिव होते हैं। बाकी और भी हैं बहुत सारे, वो भी नज़र आए, बट वो सिर्फ आते हैं और जाते हैं दिन में 1 मिनट के लिए। बट ट्विटर का आप इस्तेमाल नहीं करते तो लिटरली आप कुछ भी नहीं करते। अपने इंस्टाग्राम बंद कर दें, अपने लिंक्डइन को भी आप कुछ अरसे के लिए दूर कर दें, और टिकटॉक के ऊपर सॉरी लग जाए। टिकटॉक मेरी ज़बान पर आ गया। और बाय द वे टिकटॉक मेरे पास तकरीबन आज 4 साल हो गए, बल्कि 5 साल हो गए। 5 साल से मैंने अपने मोबाइल में टिकटॉक इंस्टॉल नहीं किया। 2020 में डिलीट किया था, उसके बाद आज तक इंस्टॉल ही नहीं किया। तो टिकटॉक से काफ़ी दूर हूँ मैं, और अभी नाम इस वजह से आया क्योंकि मैं ये कहने वाला था कि टिकटॉक के बजाय आप जो है वो ट्विटर का यानी एक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हुए आपको नॉलेज बहुत मिलेगी टेक्नोलॉजी की दुनिया में। जी हाँ, ये भी है, बट जो भी है एट द एंड ट्विटर का इस्तेमाल आपने करना है। ट्विटर पर इंगेजमेंट्स मिलते हैं नहीं मिलते मैटर नहीं करता, आप पोस्टिंग करें, बस एक्टिव रहें, सीख लें कुछ ट्विटर से। मतलब टेक की दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अच्छा, इट इज़ लाइक द पिक्चर, और हम स्टेट यानी डेटा को स्टोर कर सकते हैं या डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर वेरिएबल्स की मदद से भी, बट ये रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये अपडेटेबल नहीं होते आम तौर पर ना। तो हम इसके लिए स्पेशल फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे विच आर द यूज स्टेट एंड यूज रेड्यूसर। अब हम बात करेंगे यूज स्टेट के हुक की। हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और फिर हम यूज स्टेट के हुक की बात करेंगे। यू कैन गो टू रेस्टरूम, ईट वॉट एवर यू हैव, और जो राइजिंग स्टार हैं
वो लोग सर अब्दुल्ला से स्टैम्प करवा लें। डील करने के लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट के लिए हम यूज स्टेट के हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक यूज स्टेट का हुक डिक्लेयर किया है, ठीक है। गाने को यहाँ पर ये जो आपको जीरो नजर आ रहा है ना, ये क्या है? ये स्टार्टिंग वैल्यू है। ये क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू। यानी मैं जब भी इस मतलब हुक को या फिर इस स्टेट को यूज करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन माय एप्लीकेशन, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी 0, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइक्स के नीचे आपको ये रेड कलर का एक लाइन नजर आ रही है, ये हमारे पास है एक रिटर्न एरे। ये क्या है? एक रिटर्न एरे। यानी एक मेरे पास स्टेट है जो हमें क्या रिटर्न कर रही है? एरे। और एरे क्या है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। जो पहली वैल्यू है वो स्टेट का वेरिएबल है, और जो दूसरी है वो क्या है? फंक्शन जो अपडेट करता है इस वेरिएबल को। अच्छा जी, चलें। यहाँ पर जो यूज स्टेट के हुक में हमने सबसे पहले वैल्यू डिक्लेयर की है ना, स्टार्टिंग वैल्यू, ये ऊपर 0 आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी। ये है एक आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? एक आर्ग्यूमेंट। अच्छा, थोड़ा जल्दी आ जाए जो लोग आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये एक रिटर्न कर रहा है एरे। पहली वैल्यू यहाँ पर स्टेट वेरिएबल है, और दूसरी हमारे पास वो फंक्शन है जो इसकी वैल्यू को अपडेट करने में मदद देता है, ठीक है। यूज स्टेट के एक एग्जांपल है, इसको ज़रा सा हम समझ लेते हैं, और अगर आप यही समझ लें तो बहुत हो जाएगा, इनफ होगा आपके लिए। हमने एक फंक्शन बनाया लाइक्स नाम का, ठीक है। उसके बाद हमने यूज स्टेट का एक हुक डिक्लेयर करा है जो हमें रिटर्न कर रहा है एरे। उस एरे के अंदर जो पहली वैल्यू है वो है लाइक्स, और दूसरी है सेट लाइक्स। सेट लाइक फंक्शन है जो लाइक के वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया, एक एरो फंक्शन बनाया है हैंडल क्लिक नाम का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने सेट लाइक नाम के फंक्शन को पास किया है, और इसके अंदर मैंने लाइक्स को और उसके अंदर मैंने +1 कर दिया। मतलब जैसे ही इस फंक्शन को कोई बंदा कॉल करेगा तो लाइक्स की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हमें रिटर्न कर रहा है एक बटन। बटन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बटन के अंदर हमने एक इवेंट हैंडल लगाया है ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के अंदर हमने हैंडल क्लिक नाम के फंक्शन को पास किया है, और यहाँ पर लाइक्स को मैंने यूआई की फॉर्म के अंदर शो कर दिया है, लाइक कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, ये जो सेट लाइक है ये क्या कर रहा है? ये लाइक की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल कंपोनेंट है। कंट्रोल कंपोनेंट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्म्स के लिए, ठीक है। यानी ऐसी वैल्यू जो कि प्रेडिक्टेबल हो। और कंट्रोल कंपोनेंट का फ़ायदा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू है स्टेट की, कोई स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं कंट्रोल कंपोनेंट के। सबसे पहले यूज़र ने टाइप करना शुरू करा, जो ये सेट वैल्यू का फंक्शन था ये कॉल हुआ, स्टेट अपडेट हुई वैल्यू की, ऊपर देखें, और इनपुट जो है वो रीड करा हमारी रिटर्न यूआई के अंदर। अच्छा, ये ग्रेड पैटर्न है। हुक्स क्या होते हैं? स्पेशल फंक्शंस होते हैं रिएक्ट के अंदर जो आपको हुक करते हैं किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। फॉर एग्जांपल डेटा को तब्दील करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो फेमस हुक्स हैं रिएक्ट के अंदर वो है यूज स्टेट, और यूज स्टेट एक हुक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल फीचर्स को ऐड करने के लिए फंक्शंस कंपोनेंट के अंदर। कितने किस्म के हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं? एक फंक्शन कंपोनेंट होते हैं, दूसरा प्रोसीजरल कंपोनेंट्स होते हैं, और तीसरा क्लास कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, 5 तरीके के हुक होते हैं।
सबसे पहले हमारे पास स्टेट हुक्स होते हैं जो कि डेटा को सेव करने का या स्टोर करने का काम अंजाम देते हैं, ठीक है, यानी मैनेज द डेटा अल्टीमेटली। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट हुक होते हैं। कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करते हैं, डेटा को पास करने का काम अंजाम देते हैं। उसके बाद यूज रेफरेंस हुक होते हैं जो कि HTML को डायरेक्टली रिएक्ट के अंदर लिखने में मदद देते हैं, उसके लिए हम यूज रेफ के हुक का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा हमारे पास यूज अफेक्ट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम्स को कॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई API है, मैं उससे डेटा को लेना चाह रहा हूँ या फिर उस API पर डेटा भेजना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए सिंपल एज दैट मैं इस हुक का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मेरे पास लास्ट में परफॉर्मेंस हुक हैं, यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक। पर React 19 के अंदर ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। 3 मेजर हुक्स हैं। कौन कौन से हैं मेजर हुक्स, नाम बताएं मुझे। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज सबसे पहले नंबर के ऊपर है यूज स्टेट, विनर। कौन है यूज स्टेट। विनर चिकन डिनर। पबजी खराब करा रहे हैं। नो, मैं पबजी नहीं खेलता भाई। पबजी खेल रहा होता तो आज मैं भी घर पर ही होता। अच्छा, मैं गेम डेवलपर नहीं होता, पबजी प्लेयर होता और घर बैठा बस पबजी ही खेल रहा होता। मे भी आज इस मकाम पर ना होता, खैर जो भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, यूज इफेक्ट, यूज अफेक्ट, सेकंड विनर। यूज रेफ, और थर्ड विनर कौन है, यूज रेफ, यूज रेफ का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, HTML को कनेक्ट करने के लिए, ओपन करने की HTML की रेफरेंस के लिए हम इस हुक का इस्तेमाल करते हैं। भाई हम लोग यूज रेफ के हुक का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें HTML के एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिएक्ट के अंदर राइट डाउन करना होता है। अब्दुल्ला भाई अगर पॉसिबल है तो यार इनको कहकर ये स्पीकर्स तो बंद करवा लें, अगर पॉसिबल है तो। सो ये शायद अंदर चल रहा है ना गवर्नर हाउस के, ये यहाँ पर थे, इधर से कुछ नजर आ रहा था। सर कुर्सी लगी हुई है, कोई इवेंट चल रहा है, सर शुरू होगा। आज रात है, कौन सा है भाई, सर पूछ के बताइए। नहीं शब रात तो है, शब रात का इवेंट है या कोई और है गाने चल रहे हैं जी। कोई और पार्टी है ना, स्पेशल पार्टी। शबे अरे भाई पता है मुझे, इल्म है यार, तो उसका इवेंट है या किसी और चीज का है, गाने चल रहे हैं, अभी तो गाने चल रहे हैं बारात में गाने कुछ या कुछ और है, रात है। अच्छा भाई प्योरिटी को अभी हाली फिलहाल आप छोड़ दें, सिंपल एज दैट। वैसे इसको क्लियर करना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी जस्ट बता देता हूँ कि सेम इनपुट सेम आउटपुट, यानी जो भी कंपोनेंट होगा वो हमेशा JSX रिटर्न करे और रेंडरिंग के दौरान जो है वो उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। दिस इज द प्योरिटी, यानी प्योर कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो सेम डेटा ले और सेम आउटपुट करे डेटा का। स्ट्रिक्ट मोड को भी आप छोड़ दें, स्ट्रिक्ट मोड भी सिंपल है, मतलब सिर्फ आपके कोड बेस की चेकिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अफेक्ट हुक क्या करते हैं, अगर हम ब्राउज़र से बातचीत करना चाहते हैं, यानी ब्राउज़र की API से बातचीत करना चाहते हैं या सर्वर से बातचीत करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक डेटा सेंटर से डेटा को गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ अफेक्ट के हुक का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद रेफरेंस हुक का इस्तेमाल करते हैं हम, जो भी हमारी डोम के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं, डोम के अंदर हमेशा HTML एलिमेंट मौजूद होते हैं, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। उनसे जो है वो बातचीत करने के लिए या फिर उनको उस डेटा को तब्दील करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट हुक क्या करते हैं, डेटा को पास करने का काम अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, और मैं उस कंपोनेंट से डेटा को पास करना चाहता हूँ दूसरे कंपोनेंट पर, तो मैं प्रॉप लगा कर भी कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या कहते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग, यानी प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए डेटा को सेंड करना दूसरी जगह पर, एक कंपोनेंट से दूसरी जगह पर। बट इससे बेहतर ये है कि हम कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर लें, यानी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करें विद द हेल्प ऑफ इट। अच्छा, पोर्टल्स को भी हाली फिलहाल आप छोड़ दें,
छूट गया। पोर्टल सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स को, ड्रॉप डाउन को, टूल टिप्स को, मतलब ये स्पेसिफिक हमारे पास फंक्शंस होते हैं या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, आपने किसी बटन पर क्लिक करा तो ग्रीन कलर का आपको कोई आइकन या कोई मैसेज शो हो गया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड और थिंग लाइक दैट। सर आवाज़ बढ़वा दी आप। अच्छा, सस्पेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी किस्म का डेटा है, ठीक है, और वो डेटा मैं लोड कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज के वो डेटा अगर फ़ौरन मेरी एप्लीकेशन पर या मेरी यूआई पर शो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी किस्म के एरर्स आएंगे, एरर थ्रो होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सारे डेटा को एक साथ शो अप करवा दें एक ही पेज के ऊपर। सो इसके लिए हम लोग फॉल बैक कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा कॉम्पोनेंट जो हमें लोडिंग बार दिखाए, जो हमें क्या दिखाए, लोडिंग बार दिखाए जब कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म हो रहा हो। तो उसके लिए हम सस्पेंस बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल एज दैट। एरर बाउंड्री भी इसी तरीके से होती हैं, वर्क करती हैं। आपकी एप्लीकेशन के अंदर किसी किस्म के एरर्स आ सकते हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। उन एरर्स को हैंडल करने के लिए आप एरर बाउंड्री का इस्तेमाल करेंगे, विच इज ऑल्सो अ फंक्शन। छोटा डेवलपर चले भाई, सांस ले लें सर। तो पानी में लेनी जी, सर पानी में सांस लें। पानी मिले, क्या करेंगे ये डीप डाइव कर भाई। देखें, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे किसके अंदर, रिएक्ट के अंदर। दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ रिएक्ट। आज हमने जावास्क्रिप्ट के भी फंडामेंटल्स को देख लिया, सबको तो नहीं कवर अप किया, लाइक लूप रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कहने का मकसद ये है कि आई डू बिलीव कि एक किस्म का ओवरव्यू हो गया है अगर आपने सही तरीके से सुना होगा तो। नेक्स्ट जेएस सिखाने वाले अच्छे होंगे। नेक्स्ट जेएस के भी इसी तरीके से हमारे पास 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, और वो 5 लाइनों के अंदर आपको यहाँ पर डिफाइन कर कर नेक्स्ट जेएस को भी रैपअप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जाते हैं nextjs.org ऑर्गेनाइजेशन। अबू बकर जा रहे हैं माशाल्लाह से। मिस्टर अबू बकर भाई ये आजकल क्लाउड नेटिव अप्लाइड जनरेटिव एआई को मेरे साथ सीख रहे होते हैं, कहाँ पर, PIIC के अंदर। सो इनके लिए एक मरतबा तालियां बजाएं, माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड हैं। और ये टैलेंटेड इस वजह से हैं क्योंकि इनकी मदर ने बहुत मेहनत की है, न सिर्फ इन पर और इनके दूसरे बहन भाइयों पर भी। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपके भी जाहिर सी बात है भाई होंगे, कोई बहन होगी, कोई छोटा बच्चा होगा, जो भी आपके अजीज़ व अकारिब में से हों, उनको आप जो है वो टेक वाली साइड पर भी लेकर आएँ। नहीं तो जब फ्यूचर में जॉब की बारी आएगी ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, रोबोट्स काम कर रहे होंगे और बड़े मसले मसाइल होंगे। अगर आप टेक के अंदर नहीं हैं तो इट इज़ योर मिस्टेक, जस्ट बिकॉज कि टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ है जो ओवर टाइम ग्रो करेगी, जिसकी मदद से तमाम तर चीज़ें आप हैंडल करेंगे। अच्छा, आप में से छोटे भाई किस किस के हैं? भाई आपसे छोटे हैं, ठीक है। छोटी बहनें, सही है, परफेक्ट, साउंड्स अमेजिंग। अच्छा, आप उनको जो है वो अब मुझे तो नहीं पता कि उनका वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ डूइंग द स्टफ वो क्या है, या तो वो मे बी काम करते होंगे या अम्मी से डांट खाते होंगे, ऐसे ही है ना, डांट के पीछे से आवाज़ आई है। तो डांट तो जाहिर सी बात है सभी खाते हैं, आप भी खाते होंगे। खाना तब नहीं होता। अब कौन डांट खाता है बाय द वे इस एज के अंदर? अब भी सही है, इंक्लूडिंग मी भाई, मैं भी हूँ। सो सही है यार, अम्मी की डांट सबसे बेहतरीन होती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दुआएं के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते मुझे। दुआएं चाहिए आपकी, मेरे लिए भी, सर के लिए भी, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने और सर ने, लाइक टाइम की भी और मनी की भी।
और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आप ही को होगा एट द एंड, सदका जारिया के तौर पर, कि भाई आप इल्म को मुंतकिल करते रहेंगे ना, यहाँ से सीख कर आपने किसी और को पढ़ा दिया, इल्म को मुंतकिल करते रहेंगे तो फिर इल्म भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सो प्लीज़ कीप अस इन योर प्रेयर्स, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें हमेशा, क्योंकि आज आखिरी क्लास है और एक किस्म की नर्वसनेस भी आ रही है। आई वॉज लाइक यस्टरडे थिंकिंग, रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि यार 20 क्लासें गुजर गई, मतलब 19 क्लासें हो गई, 20वीं क्लास है कल, पता भी नहीं चला 5 महीने गुजर गए पढ़ाते पढ़ाते। और इस तरीके से मैं आपके फेसेस देख रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ रफली 5 मंथ्स। सो सबसे पहले एक मरतबा अपने लिए भी ज़ोरदार तालियां बजाएं कि यार आप लोग यहाँ तक आए, और एक मरतबा टीचिंग फैकल्टी के लिए भी जो यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, डॉग्स में चलते हैं। डॉग्स में चलने के बाद धीरे धीरे कम वैल्यू बढ़ा स्पीकर के करके बोलना ना, अबे यहाँ वाले भी ले जाएंगे यार यहाँ वाले ले जाएंगे तो इंटरेस्ट मार्केट तक आवाज आ जाएगी। इंटरेस्ट मार्केट को चलते भी घूमना शुरू कर देंगे। अच्छा, आपने आज भागने की नहीं करनी, डेली चले ही जाते हैं घर पर, आज ज़रा 5 मिनट लेट पहुंच जाइएगा, क्या हो जाएगा एट द एंड, घर ही पहुंचेंगे ना भाई। बट 6 बजे पहुँचते, 1.5 घंटा लगा दिया मेरे पहुँचते। गाड़ी में आज भी लग जाए रास्ता पे यहाँ से 6 बजे निकले, घर का मेरा जान ही है। अब यहाँ अफ्रीकन आए, कोई अफ्रीकन से आई थी, वो आई थी लेट, हाँ वो तो देखा था मैंने, उस चक्कर में 6 बज गए थी। हाँ नहीं, कमिश्नर की कोई आती हाँ उधर खड़ी हुई थी, हाई कमिश्नर, पता जो भी थी, फायदा देगा ना भाई, फायदा देगा भाई देखें, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट के अंदर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो यहाँ पर लिस्ट हुए हैं, ठीक है। राउटिंग है, नेक्स्ट के अंदर जो राउटिंग होती है वो फाइल बेस्ड सिस्टम पर मुश्तमिल होती है, यानी आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर का कोई नाम रखते हैं और वो फोल्डर आपका कोई स्पेसिफिक राउट या फिर सेगमेंट लेता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। सो दिस इज़ द राउटिंग इन नेक्स्ट.js, ठीक है। उसके बाद रेंडरिंग अभी हमने पढ़ी है कि डेटा को बेसिकली हम किस तरीके से शो अप करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूआई। सो जो हमारे पास नेक्स्ट.js है, नेक्स्ट.js हमें मल्टीपल फंक्शंस प्रोवाइड करता है बिल्ट इन, जो कि रेंडरिंग में मदद देते हैं, ठीक है। इसकी मदद से आप APIs भी बना सकते हैं, किसी किस्म के UI को भी रेंडर कर सकते हैं, एक बना बनाया जो है वो स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके बाद डेटा फैचिंग नेक्स्ट.js ने बहुत आसान बना दी है। ऐप राउटर के अंदर हमारे पास API राउट्स होते हैं। API राउट्स के बारे में किस चीज़ को पता है यहाँ पर? रेज योर हैंड्स दोज हु नोज अबाउट API राउट्स इन नेक्स्ट.js। API राउट्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, किस को पता है? साउंड अमेजिंग, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद स्टाइलिंग नेक्स्ट.js बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करती है टेलमेंट CSS को, CSS इन JS को, ये भी एक हमारे पास वे है CSS को राइट करने का। और इस तरीके से चाकरा UI भी एक फेमस लाइब्रेरी है, शेडसीन UI की रिप्लेसमेंट, या कह सकते हैं कि टेलमेंट CSS की रिप्लेसमेंट, उसको भी ये सपोर्ट करती है। ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर हम इमेजेस, फ़ॉन्ट्स और स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज वे के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, ये भी इसका एक बड़ा बेनिफिट है। और टाइप स्क्रिप्ट के बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट है। टाइप स्क्रिप्ट को आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रंट एंड के अलावा नहीं छोड़ने वाले। एक सलाह दूंगा, अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, अपनी टाइप स्क्रिप्ट को बेहतर बना लो,
क्योंकि फ्रंट एंड में टाइप स्क्रिप्ट के अलावा किसी चीज़ का भी इस्तेमाल नहीं होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगले कुछ अरसे तक तो नज़र नहीं आ रहा। सो टाइप स्क्रिप्ट अगर आपकी बेहतर होगी तो फिर फ्रंट एंड डेवलपर आप एक अच्छे बन जाएंगे। एक मायूसी सी छा गई है क्लास में, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सर हमारा पता चला या तो आई एम इंटरनली फीलिंग इट, या तो फिर ये टाइम ख़त्म होने वाला है। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना। टाइम इज़ नाउ ओवर, टाइम इज़ नाउ गोइंग टू एंड सून असैप। और सो टाइम ख़त्म हो रहा है। टाइम ख़त्म होने से पहले मैं गुजारिश करूँगा जो भी हमारे यहाँ पर टीएस मौजूद हैं वो एक मरतबा स्टेज पर आ जाएं। टीचर्स जो भी टीएस यहाँ पर मौजूद हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, हमज़ा भाई हैं, मिस हफ्सा होंगी, इनकी वालदा होंगी, अबू बकर होंगे, और जो यहाँ पर मौजूद हैं टीचर टीएस, स्टाफ, मैं भी आ रहा हूँ, टीचिंग असिस्टेंट्स, कम ऑन स्टेज। मैं भी आ रहा हूँ। टीटी आ जाओ। टीटी वैसे ही देता है एक बड़ा छोटे बड़ा महंगा नहीं बड़ा, ज़्यादा ही बड़ा बना ये वो एटॉमिक अबे एटम लेकिन टाइम इज़ नाउ, ओवर। लास्ट में आप एंड भी लगा सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग विच इज़ दैट कि ये जो बंदे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके लिए एक मर्तबा ज़ोरदार तालियां हो जाएं, ज़ोरदार तालियां, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत मेहनत की है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये जो है वो काबिल तारीफ़ लोग हैं, जस्ट बिकॉज दे हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। सो यहाँ पर अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला भाई अक्सर मैनेजमेंट को भी देख रहे होते हैं। अबू बकर को तो आप सब जानते हैं, हमजा भाई को कौन कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सर कासिम के भाई हैं। नेक्स्ट क्वार्टर में ये आपकी मदद करेंगे, पाइथन के चीते हैं ये। जैसे टाइप स्क्रिप्ट का अक्सर औकात मैं आपको कह रहा होता हूँ ना, टाइप स्क्रिप्ट मेरी थोड़ी बेहतर है, इस तरीके से पाइथन इनकी माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वार्टर में ये बंदा आपके काम आएगा, तो इनको छोड़ना नहीं है आपने, समझ रहे हैं। और इस तरफ से मिस बुशरा हैं, मिस समीना हैं, हफ्सा भी हैं, और लास्ट में अबू बकर हैं। इनके लिए भी एक और मर्तबा ज़ोरदार तालियां हो जाएं। जज़ाकल्लाह, यू कैन गो नाउ। नंबर चल भाई टीचर कुछ कहना चाह रही है, बारी हमें थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कुछ होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हम लोगों की तारीफ़, हमारे नाम, सब हमारी कंट्रीब्यूशन सर ने आप लोगों को बता दी, ठीक है। हम लोग आपको नज़र नहीं आते, स्टेज पे पीछे पीछे होते हैं, लेकिन सर अशारिफ जो यहाँ बैठे हैं ना, ये अपने बारे में आप लोगों को बताते नहीं हैं। तो मैं भी इतना नहीं बताऊँगी, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि देखिए, आपके जो टीचर्स आप लोगों को इस क्वार्टर में मिले हैं ना, सर अशारिफ हैं, सर अहमद रज़ा शेख हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, बहुत ही हमारे कह सकते हैं कि सुपरस्टार्स हैं हमारे। अच्छा, सर अशारिफ जितनी एफर्ट्स के साथ यहाँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को आते हैं ना, मेरा हर क्लास में दिल चाहता था कि मैं आप लोगों को सर के बारे में थोड़ा सा इनकी डेडिकेशन जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सर कभी भी नहीं बताएंगे आप लोगों को। 6 बजे सर सुबह बाय ट्रेन नवाबशाह से निकलते हैं, वैन से आते हैं, पहले ट्रेन से आते थे और वैन से आते हैं, ठीक है। 6 बजे निकलते हैं, फिर यहाँ कराची पहुँचते हैं नवाबशाह से, और यहाँ आके कितने बजे पहुँचते हैं सर? 11-12 बजे क्लास लेने के लिए पहुँच जाते हैं, और आपकी क्लास में आपसे पहले सर मौजूद होते हैं। हम आते हैं, हमसे पहले सर मौजूद होते हैं।
जबकि होना क्या चाहिए, पहले स्टूडेंट्स होना, लेकिन सर आपसे पहले मौजूद होते हैं, आपके लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं, असाइनमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, हर टास्क सर कंप्लीट करके अपने साथ प्रिपेयर करके लेकर आते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, इसके बाद सर यहाँ से जाते हैं क्लास के लिए, हम लोग सब साथ ही होते हैं, हम घर से होते हुए जाते हैं या डायरेक्ट जाते हैं क्लास देने। हमारी आज क्लास भी होती है एआई की, जो आप लोग नेक्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ इंशाल्लाह। और सर यहीं से डायरेक्ट क्लास लेने के लिए जाते हैं और रात तक क्लास में होते हैं। हमारी क्लास 10 बजे रात को एंड होती है। हम आज जो आप लोगों के साथ है ना, सुबह से दोपहर से, हम सुबह से घर से निकलते हैं और रात को अपनी क्लास अटेंड करके फिर अपने घर जाते हैं। तो हमारा पूरा दिन आप लोगों के लिए डिवोटेड होता है आज का। और आप लोग समझते होंगे कि हम तो बहुत ज़्यादा शायद कोई सैलरीज हमारी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को टाइम देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब, इवन जो भी स्टेज पे मौजूद है, हम सब यहाँ वॉलंटियर्स हैं। हमें कोई यहाँ से ऐसा नहीं है कि कोई सैलरीज हम लोगों को दी जा रही हैं। हम सिर्फ वॉलंटियर अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए, आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ आते हैं। तो देखिए, ये जज्बा जो है ना, ये आपके अंदर भी होना चाहिए। आज मैं मजबूर इसी वजह से हुई कि मैं स्टेज पे आके थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान, बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सर ज़िया कहते हैं यहाँ से हमें बाहर जाके वहाँ अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान में रह के काम करें, यहाँ से बाहर काम करें। मेरे दोस्त हैं फराज मुख्तियार, ही इज़ डूइंग हिज मास्टर्स इन मैथमेटिक्स। मैंने पहले भी इस बंदे के बारे में आपको बताया है। सिर्फ उस बंदे की वजह से मैं कराची पढ़ने के लिए आया था, उसने मोटिवेट किया था, उसकी मोटिवेशन की वजह से घर से निकला। नहीं तो पहले मेरी सोच पता है क्या थी, सोचता था कि यार घर बैठकर पढ़ लूँगा, यूट्यूब से पढ़ लूँगा, एक अच्छा वेब डेवलपर बन जाऊँगा। बट मेरी नेटवर्किंग नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। उस बंदे ने समझाया, घर से निकला, फिर एक बहुत ही गोल्डन वर्ड्स कहे कि भाई अशारिफ, इल्म को मुंतकिल करना है, झाड़ना नहीं है। अगर झाड़ेंगे तो फिर ये इल्म आपसे मुंतकिल हो जाएगा किसी और के अंदर। जाहिर सी बात है ना, अगर इल्म की कदर नहीं करेंगे तो फिर इल्म वालों के पास ही पहुंच जाएगा। सो दैट्स द थिंग विच आई वांट टू से। एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल कि माशाल्लाह से आज मिस ने यहाँ पर आकर बात की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट शी इज़ डैम कॉन्फिडेंट इन सेइंग द वर्ड्स। सो आई एम थैंक यू टू यू एज वेल। अगेन क्लैपिंग फॉर मिस बुशरा। अच्छा, लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा था कि सर आप लोग की सैलरीज क्या है। तो उस दिन तो हमने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया था, लेकिन आज डिस्क्लोज़ कर देते हैं कि हम भी यहाँ पे एज ए वॉलंटियरली हैं और हम सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जो आप लोग हैं, आप लोग को सीख सकें यहाँ पे, और जो सर जिया का एक मिशन है वो कामयाब हो सके। सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए अपना टाइम निकाल के कि आप लोग कुछ सीख सकें। जाहिर सी बात है, जिसने भी ये बात कही है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आप लोग की भी अब ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग जो चीज़ सीख रहे हैं यहाँ से, कल को आप लोगों ने वो चीज़ सिखानी है आगे। जो भी चीज़ यहाँ सीखी आपने, जो भी स्किल सीखी आपने वो चीज़ आगे जाके सिखानी है सबको। ये चीज़ है मेरे। और इसी तरीके से जो चीज़ें, जो भी टीचर्स हैं, ख़ास तौर पर टीएस, मिस थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक बार फिर से तमाम टीएस के लिए तालियां बजाते हैं आप लोग, और एक बार अपने लिए तालियां बजाते हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं।